आइए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट स्टार्ट किया था। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था। सबसे पहले हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट का दिल्ली दर्शन किया था। सही कह रहा हूं? स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम कैसे चीजों को पढ़ेंगे, और उस स्ट्रैटेजी में कंप्लीट एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से किस बुक को पढ़ेंगे, स्कैनर पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करते समय मैंने आपसे कहा था कि कौन सा चैप्टर पहले और कौन सा चैप्टर बाद में आएगा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और इसलिए हम लोगों ने पार्ट बी स्टार्ट किया था या पार्ट 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। इसमें हमने शुरुआत की थी, डिस्कशन किया था, और इस डिस्कशन की शुरुआत की थी हमने फाइनेंशियल सिस्टम से। एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल, विजिबल, आई माय स्क्रीन इज प्रॉपर्ली शेयर्ड, सब कुछ फाइन है? यस सर। थैंक यू। आइए, हम लोगों ने एक बात की थी, और ये बात थी हमारी कि फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल नीड का मतलब होता है पैसे की जरूरत। कोई भी कंपनी इंडिया में या तो सर्विस बेचती है या प्रोडक्ट बेचती है। जब भी कोई कंपनी कोई बिजनेस करती है, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, उसे इस चीज के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ये पैसे उन्हें वही लोग दे सकते हैं जिनके पास पैसे उस समय क्या पड़े हुए हो, आइडल पड़े हुए हो। आइडल का मतलब होता है सरप्लस पैसा उनके पास रखा हुआ है। तो ये जो पैसा सरप्लस रखा हुआ है, और दूसरी तरफ जिस पैसे की रिक्वायरमेंट किसी पर्सन को है यानी कि कंपनी को है, उन तक ये पैसा कैसे पहुंचे, इसके लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया गया, और इस सिस्टम का क्या नाम दिया गया? फाइनेंशियल सिस्टम। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी सिस्टम जब बनता है तो उस सिस्टम का कुछ पर्पस होता है। इस फाइनेंशियल सिस्टम का पर्पस क्या था? हमारे फाइनेंशियल नीड को पूरा करना। और इस फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए इस सिस्टम के कितने मेजर कंपोनेंट? 4 मेजर कंपोनेंट। कौन कौन? फाइनेंशियल मार्केट, प्रोडक्ट जिसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं, इंटरमीडियरीज और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। हम लोगों ने एक एक करके इस कंपोनेंट को पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि यही एक एक कंपोनेंट हमारे क्या है? एक एक चैप्टर है। तो हमने पहले फाइनेंशियल मार्केट के बारे में शुरू किया। मार्केट वो प्लेस हुआ जहां फाइनेंशियल नीड पूरा होगा। अगर किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट कितने दिनों की? लेस देन 1 ईयर है, इसका मतलब वो किस मार्केट में है? मनी मार्केट। क्या मनी मार्केट जैसा कोई बोर्ड या बैनर लगा हुआ होता है? नहीं सर। नो सर। नहीं। अगर पैसे लिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या किसी तरह के पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट वो कितने दिन में पूरा कर लेगा? 1 साल से कम दिनों में। और रिक्वायरमेंट पूरा कर लेगा, इसका क्या मतलब होता है कि जिससे भी उसने पैसे लिए हैं, जो भी पर्सन है जिससे भी उसने लिया है, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, वो पैसे जिस भी टर्म पे लिया है, टर्म का मतलब क्या हुआ? किस रेट पे लिया है, इंटरेस्ट पे लिया है, या और क्या कमिटमेंट किया है, जिस भी तरह से जो भी कमिटेड है, वो क्या कर लेगा? कितने दिनों में पूरा कर दे? 1 साल से कम दिनों में सारे पैसे वापस कर दे, जो भी टर्म पे लिया है। और अगर यही जरूरत 1 साल या 1 साल से ज्यादा दिनों का है, तो इसका मतलब कंपनी किस मार्केट में जाएगी? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में। गुड। ये जो हमारा कैपिटल मार्केट है, ये कैपिटल मार्केट में आप जब फंड रेज करते हैं तो फिर 2 एस्पेक्ट। एक तो हुआ कि आपने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिफरेंट तरह के आपने इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिए, सही है। दूसरा हुआ कि आपने जो है वो बैंक से लोन ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, या पब्लिक से डिपॉजिट ले लिया। पॉसिबल है जहां आपने ना कोई शेयर इशू किया, ना कोई डिवेंचर इशू किया, ना कोई बॉन्ड इशू किया, ना कोई वारंट इशू किया, कुछ भी इशू नहीं किया। पॉसिबल, सिर्फ कर्ज ले लिया। अगर आप इस तरह से कर्ज लेकर के जाते हैं तो इसका मतलब है आप इस कैपिटल मार्केट के किस साइड में हैं? अदर फॉर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग। लेकिन यही अगर आपने जो है वो क्या किया? सिक्योरिटी मार्केट, प्रेफरेंशियल शेयर्स या कोई और इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया, तो इसका मतलब आप कैपिटल मार्केट के किस साइड हैं? सिक्योरिटीज मार्केट की साइड। सिक्योरिटीज मार्केट में। इसका मतलब कैपिटल मार्केट हमने सबसे पहले अपने फाइनेंशियल मार्केट को कितने पार्ट में बांटा? 2 पार्ट में, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कितने पार्ट में बटा? 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट। एक क्या हो गया? सिक्योरिटीज मार्केट। दूसरा हमारा हो गया अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। अब हम कंसाइज करते जा रही है, भी हमें नहीं पढ़ना था, ये भी नहीं पढ़ना था।
जब भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, जब जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमेशा किस मार्केट में पहले इशू करेगी शेयर? प्राइमरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट में मैंने आपको बताया, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, 4 चैप्टर्स हैं इसमें हमारे प्राइमरी मार्केट में। यानी कंपनी को जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, हमेशा वो फंड कहां से रेज करेगी? प्राइमरी मार्केट से। और प्राइमरी मार्केट का मतलब जहां आप डायरेक्टली जो है वो किनको दे रहे हैं? इन्वेस्टर्स को जो है वो शेयर दे रहे हैं। और इसको मैंने किस चीज के साथ कोरिलेट किया था? इस प्राइमरी मार्केट को क्या बोला था? क्या समझिए इसको? फैक्ट्री की तरह, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। रिबॉक का जो एग्जांपल दिया था कि रिबॉक कंपनी जब भी टी शर्ट बनाएगी, हर बार टी शर्ट कहां बनेगा? फैक्ट्री में। और जितने भी टी शर्ट को बनाएगी, फैक्ट्री में बनाने के बाद उसे क्या करेगी? शोरूम में दे दी। शोरूम में आएगी, जहां पे उसे क्या किया जाएगा? डिस्प्ले किया जाएगा। और डिस्प्ले करने के बाद क्या होगा? डिस्प्ले करने के बाद ही उसके खरीदने और बेचने का कार्यक्रम होगा। इसका मतलब हुआ कि कंपनी जितने भी बार शेयर इशू करेगी, हर बार कहां करेगी? प्राइमरी मार्केट में। आज 1 करोड़ शेयर की, कल 5 करोड़ कर सकती है। अब 1 करोड़ जो क्या है, उसे भी सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में उसे क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करना पड़ेगा, जहां पे उसके ट्रेडिंग का काम होगा। यानी कंपनी ने जब शेयर इशू किया था, तो कंपनी ने अपने ये शेयर जो है वो कहां दिया था? कंपनी ने अपने ये शेयर जो है वो 1 करोड़ शेयर जो इशू किए थे, वो लोगों को किए थे जिन लोगों ने लिए। बड़ी अच्छी बात है। कल के डेट में वो लोग कैसे उसका प्राइस जानेंगे कि क्या है, कैसे उसे खरीदेंगे बेचेंगे? इसके लिए सेबी ने कहा कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगी, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, इसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज को पे करना पड़ता है कंपनी को लिस्ट करने के लिए। लेकिन कहा कि अगर आप पब्लिक के बीच में शेयर इशू करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट भी करना ही पड़ेगा। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कर देते तो उसके बाद जिन लोगों ने शेयर्स नहीं लिए थे और जिन लोगों ने पहले से लिए हुए थे, अब उनके बीच में क्या होगा? ट्रेडिंग होगा। वो अपने प्राइस को देखेंगे, मार्केट ड्रिवन होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन होगा। मार्केट के अकॉर्डिंग का मतलब है कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा, कंपनी का अच्छा न्यूज तो प्राइस बढ़ेगा, बुरा न्यूज तो प्राइस गिरेगा। अगर कहीं किसी तरह का जो है पॉलिटिकल चेंज आया, किसी की सरकार गिरी, कोई दूसरा पार्टी आया, कहीं किसी राज्य में गवर्नमेंट, हमारा मार्केट बहुत सेंसिटिव है। करेंगे बात यहाँ जब हम स्टॉक एक्सचेंज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब यहाँ 5 चैप्टर्स करेंगे कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग तरह के न्यूज और बाकी चीजों को लेकर के भी काफी सेंटिमेंट क्रिएट होता है। यानी कि जिन भी चीजों को आप प्राइमरी मार्केट में जो है वो क्या करेंगे? इशू करेंगे, उन्हें सेकेंडरी मार्केट में आपको लिस्ट करना पड़ेगा। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक में अगर आपको कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द है तो पहले बताइए, तब आज की कार्रवाई शुरू करेंगे। जल्दी बताइए, यहां तक में कहीं कोई दिक्कत है? यस या नो? नो सर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। नो सर। पक्का है? किसी को कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। बढ़े आगे, करें आज की कार्रवाई शुरू? यस सर। यस सर। चलिए, thank सर you। ये कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन बस एक बार बता दो। फिर से बोलिए। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। क्या कैपिटल मार्केट, क्या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन बात के बारे में पूछ रहे हैं? यस सर, यस सर। इसमें जो है वो मैं आऊंगा। ये आपका एक चैप्टर है, एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये तीसरा एक चैप्टर है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब हुआ, जैसे किनका क्वेश्चन है ये, नाम बताइए। सर मैं मानसी। मानसी, अब देखिए, अगर टीसीएस कंपनी, नाम सुने टीसीएस कंपनी का? यस सर। इंफोसिस, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी है ये सब। यस सर। तो टीसीएस, इंफोसिस, ये कंपनी जो है वो शेयर इशू कर रही है। इन्होंने सबको इनविटेशन दिया, तो यहां हम और आप भी पैसे लगा सकते हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मैं गरीब आदमी देखिए, बाल भी नहीं, गरीब आदमी। मानसी मालदार असामी, इनके पास ढेर सारे पैसे। अब इन्होंने पैसे लगाए। अब मानसी मुझे बताइए, आप जो है वो इंस्टीट्यूशन है या इंडिविजुअल है? सर मैं तो इंडिविजुअल ही हूँ। आप इंडिविजुअल हैं, तो इंडिविजुअल के कोई किसी के पास कम पैसे हो सकते, किसी के पास ज्यादा पैसे, लेकिन वो कहलाएगा इंडिविजुअल ही। यस सर। अब ऐसे ही हमारे जो है वो कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही है पैसे से पैसा कमाना। जैसे बैंक जो है वो आपको मुझे कर्ज देती है, इसलिए ताकि हम उन्हें क्या दें? इंटरेस्ट।
और वो हम और आप जो उनसे पैसे लेते हैं, इंटरेस्ट उन्हें देते हैं, इसलिए तो हमें पैसे देते हैं। यानी अपने पैसे को वो इंक्रीज करा रहे हैं ना कहीं इन्वेस्ट करके, हमें और आपको कर्ज देना भी तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक वैसे ही वो पैसे जो है वो टीसीएस इंफोसिस कंपनी के शेयर्स में भी लगाते हैं। उन्होंने जब ये पैसा लगाया तो वो बताइए इंडिविजुअल हैं? आपने पढ़ा है कंपनी लॉ में, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, कंपनी जो Yes, है वो sir. आपका नेचुरल Artificial पर्सन। person. तो जितने भी आर्टिफिशियल पर्सन है, दोज ऑल आर नोन एज व्हाट? Investment institution. इंस्टीट्यूशन। पहले इंस्टीट्यूशन वो कहलाते हैं। Okay, और sir. अगर उनका काम इन्वेस्टमेंट करने का है तो वो क्या कहलाएंगे? Investment institutions. तो बैंक आपका इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन टीसीएस नहीं है, क्योंकि टीसीएस जो है उनका हर दिन का प्रिंसिपल बिजनेस नहीं है इन्वेस्टमेंट करना। उनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? आईटी सॉल्यूशंस देना। अगर जान रहे होंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन देना, ये इंफोसिस और टीसीएस का क्या है? काम है। क्लियर है? Yes, sir. बाकी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये पूरा चैप्टर ही है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपने होमवर्क पे। मुझे सही सही बताइए, कितने लोगों ने होमवर्क किया है? अपने दिल पे हाथ रख करके सही बताइएगा, क्योंकि होमवर्क करना, अगर मैंने आपको बोला था होमवर्क आप कीजिए, दूसरा रिवीजन बस कर लीजिए जितना पढ़ाया है, मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा क्या दूं? अब क्या बच्चे की जान लेंगे, मेरे किडनी वगैरह ले लेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि कोई चांस ही नहीं उठता कि इसमें कोई दिक्कत आई इस सब्जेक्ट में। ऐसे मजे से आप पढ़ेंगे कि जी चाहेगा कि सिक्योरिटी लॉ के ही एक्सपर्ट बने। लेकिन कुछ तो आपके तरफ का कमिटमेंट मुझे चाहिए, और वो है, अगर मैंने होमवर्क कभी भी दिया, मेरा कभी भी होमवर्क चला जाता है, रात में भी कभी जो है वो ध्यान में आया कि बच्चों को ये दे दूं ताकि अगले दिन देखूं उन्होंने कैसा लिखा है, कभी भी इसीलिए ग्रुप बनाया गया कि उस पर आपको वो सूट हो जाए। अब जिन जिन लोगों ने इसे किया, मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि वो रीड करें ताकि मैं उन्हें बताऊं। विक्रम का मैंने पढ़ा है, जिन लोगों ने भेजा था उनको छोड़ करके, अगर कोई और पर्सन है जिन्होंने लिखा है तो एक बार जरा रीड कीजिए ताकि मैं बताऊं कि कैसे इसमें करेक्शन की गुंजाइश है और रियली इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहले मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मैंने क्वेश्चन किया था, स्टॉक एक्सचेंज इज वाइडर देन कैपिटल मार्केट। यही था मेरा क्वेश्चन। स्टॉक एक्सचेंज इज वाइडर देन कैपिटल मार्केट, कमेंट। यही था ना क्वेश्चन या कुछ और था? यही था सर। यही था क्वेश्चन। ठीक है, दिव्यांशी ने हैंड रेज किया है। अगर किन्हीं का मैं हैंड रेज नहीं भी देख पाऊं, क्योंकि मैं थोड़ा कम चैट देख पाता हूं, खो जाता हूं आपके साथ, तो दिव्यांशी आप एक बार रीड करें क्या आपने जो है वो लिखा है, फिर मैं बताता हूं इसमें क्या होना चाहिए। कितने मार्क्स के लिए था? 3 मार्क्स के लिए। और यहां से ही हमारे लिखने की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी कि 3 मार्क्स का है तो क्या। अब देखिए, इसे मैं बनाता हूं 5 मार्क्स का। अभी मैंने बोला है कमेंट, अब मैं इसे ही कहता हूं डिस्क्राइब, और मैं इसे ही पूछ देता हूं कुछ और अंदाज में। और देखिए कैसे जो है हम सेम ही चीज को पहले तो देख लेंगे हमारा कंटेंट क्या, और देखिए कैसे कंटेंट को जो है वो घुमाएंगे, कैसे सेम तरह के खाने को अलग अलग तरीके से हम सर्व करने वाले हैं डाइनिंग टेबल पे या अलग अलग टेबल पे। बताएं दिव्यांशी, आप रीड करें। Good evening, sir. गुड इवनिंग। The stock exchange is a part of capital market. Both markets provide fund to companies for their business operations. A capital market is a combination of stock markets and bond markets, which issue debt securities such as bond, debenture, and stocks. On the other hand, stock market is only platform for trading shares. The security traded on capital market includes payment on maturity of bond. As for the stock, income for investment will be given in the form of dividend, and the increase in the value of stock can be sold for a higher price. गुड, वेरी गुड। कोई और रीड करेंगे या मैं अब स्टार्ट करूं बताना? अब आपके ऊपर है, आप मेहनत करेंगे, मैं आपके साथ हूं। अब पहले अगर और कोई नहीं, मैं इनके ही चीज को ये करता हूं। अच्छा लिखा आपने दिव्यांशी। अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले चेक कीजिए कमेंट वर्ड अगर लगा हुआ है तो कमेंट वर्ड और डिस्क्राइब में अंतर क्या आता है। इस केस में जब कहीं भी कमेंट लिखा हुआ है तो आपको दोनों एस्पेक्ट को बताना है किसी भी चीज के, यानी कि अगर वो चीज सही है तो कैसे, और अगर ये गलत है तो कैसे। यानी अगर वो स्टेटमेंट सही है तो कैसे सही है, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो कैसे फॉल्स है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो किसी के अकॉर्डिंग हमें बढ़ना पड़ेगा। आप स्टेटमेंट को ट्रू करने जा रहे हैं, फॉल्स करने जा रहे हैं? सर मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट फॉल्स है सर। फॉल्स होनी चाहिए False है सर। फॉल्स है।
क्यों है फॉल्स? ये तो आप बड़े मजे से मुझे बता सकते हैं कि सर फॉल्स है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये देखिए कहाँ है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ ही है तो स्टॉक एक्सचेंज, यही तो है सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज दिख रहा है, और ये है हमारा कैपिटल मार्केट। तो बताइए कभी भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज यानी सेकेंडरी मार्केट कैपिटल मार्केट से वाइडर हो सकता है? नो सर। No, sir. क्योंकि इसके भीतर आया, ध्यान से देखिएगा, सिक्योरिटीज मार्केट, इसके भीतर आया अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग बोरोइंग, सिक्योरिटीज मार्केट के भीतर आया प्राइमरी मार्केट, और यहां आया सेकेंडरी मार्केट। इतना तो आपको अंदाजा एरो से ही लग रहा होगा कि कहां ले जा करके इस चीज को जो है वो कंक्लूड कर देना है कि नहीं बॉस, ये जो है वो वाइडर नहीं है, बल्कि जो है उल्टा है, रादर कैपिटल मार्केट इज वाइडर देन व्हाट? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेकेंडरी मार्केट। अब चूंकि मैंने जो है यहाँ पे कमेंट दिया है, कोई भी डिस्क्राइब या कुछ भी और देता, पहले जरा कंटेंट इकट्ठा करते कि इसमें कंटेंट हमारा क्या क्या है। देखिए अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल मार्केट, वेयर financial need of a company for how long? 1 year or more is going to be fulfilled in that market. Correct है? Capital market is a place where financial need of company is going to be fulfilled for 1 year or more than 1 year in this market. Up. When company is fulfilling its requirement by issuing equity share, preferential shares, debenture, or other kind of bond and instrument, then it shall be considered as securities market. But when company is getting their need fulfilled by taking loan from bank or financial institution or from the public deposit, it shall be considered as other part of lending and borrowing. When company is issuing any kind of instrument, then every time company need to make this issue in primary market. But as per the SEBI guideline, whenever any instrument is being offered in securities market, in primary market, it shall be listed and then it will be traded in secondary market, which is known as stock exchange. So here, as per given a statement, securities capital market is rather wider than what? स्टॉक एक्सचेंज। बस ये आपका जो है कंक्लूड करते वक्त आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन के लाइन को अगर छोड़ दें तो ये था हमारा कंटेंट, कंक्लूजन के लाइन को क्या करके? छोड़ करके। अब चूंकि ये क्वेश्चन डिस्टिंग्यूज में नहीं दे सकता, हाँ अगर मान लीजिए डिस्टिंग्यूज में दे देता कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे डिस्टिंग्यूज के लिए दे देता कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को डिस्टिंग्यूज करने के लिए, तो इसे हम डिस्टिंग्यूज कर सकते हैं या नहीं? सर डिस्टिंग्विश मेरे को नहीं लगता कर सकते, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट तो अपने आप में कैपिटल मार्केट का पार्ट ही है। देखिए मैंने आपको एक चीज और ये बताया था कि कभी भी डिस्टिंग्यूज अगर दे तो ये मत सोचिए कि डिस्टिंग्यूज नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचिए, लास्ट क्लास में आप थे? यस सर। लास्ट क्लास में याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि डिस्टिंग्यूज करने के 3 तरीके, एक है हमारा पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन, रिमेंबर? यस सर। एक मैंने बोला था कंपैरिजन इन पॉइंट। कंपैरिजन इन पॉइंट मींस आप इसके लिखिए ना पॉइंट नंबर 1 2 3, जरूरी नहीं कि इसके 1 के पैरेलल में ही ये होगा, नहीं, अगर पैरेलल में होगा तब तो कंपैरिजन क्या हो जाएगा? पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। और थर्ड हो गया कि आपने पहले क्या किया, एक के बारे में लिख दिया और उसके बाद दूसरे चीज को उठाया, यानी कि कोई भी चीज है आपने कैपिटल मार्केट लिख दिया, फिर क्या लिख दिया आपने? स्टॉक एक्सचेंज, इसके पॉइंट को लिख दिया। अगर उसने डिस्टिंग्यूज ही पूछा है तो क्या आप इनके बारे में नहीं लिख सकते हैं? अगर डिस्टिंग्यूज पूछा तो हम क्या लिखेंगे? दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी फ्रेम्ड, सो द क्वेश्चन फ्रेम्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज रॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट। बताइए दिव्यांशी, क्या ये हम ऐसे कम इसको कंक्लूड करें? मानसी, बाकी बच्चे क्या ऐसे करेंगे? नो सर। No, sir. अगर ऐसे चौधरी बने तो सोच लीजिए हमारी रक्षा करेंगे सियाराम। हम ये नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा? हम देखेंगे कि फर्स्ट जो हमने पढ़ा था पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन, तो क्या पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन इसका पॉसिबल है? देखते हैं करके। अगर हमने एक तरफ लिखा कैपिटल मार्केट, तो जरा देखिए अगर हमने यहां लिखा कैपिटल मार्केट और यहां पे हमने क्या लिख दिया? स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां पे
पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, हर एक पॉइंट को लेकर के नहीं है पॉसिबल, लेकिन कंपैरिजन इन पॉइंट तो लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कैपिटल मार्केट के लिए आप नहीं लिख सकते हैं, कंपनी कैन रेज फंड इन द कैपिटल मार्केट फॉर 1 year और मोर। एक पॉइंट ये लिख सकते हैं या इसमें कोई दिक्कत है? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यहां पे हमारे पास जो है इसके ठीक पैरेलल में नहीं है, इसीलिए पैरेलल में नहीं लिखेंगे, इसका अलग पॉइंट लिख देंगे। अब यहां पे आ जाइए, कैपिटल मार्केट के ही ये में लिख रहे हैं, यहां हम लिख सकते हैं देयर आर 2 segments ऑफ कैपिटल मार्केट। लिख सकते हैं? यस सर। कैपिटल मार्केट comprises securities market and other form of lending and borrowing। लिख सकते हैं? यस सर। मार्क्स के लिए है, लिखते जाइए, जितने पॉइंट्स होंगे उतने हमारे मार्क्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। उसका तो ये नहीं कि अपनी दुख भरी कहानी भी इसमें लिख देंगे। इसके बाद यहां पे आप आगे लिख सकते हैं कि कंपनी whenever securities shall be issued first in primary market or it shall be listed in securities market। ओके, इसके तरफ से आगे अब इसमें लिख देंगे स्टॉक एक्सचेंज, इट इज अ प्लेस वेयर शेयर्स आर लिस्टेड एंड traded। Trading can be done between the people। It is market driven। It depends on various aspects of market। मतलब ये है कि अगर हमें किसी चीज को लिखना रहा तो हमें अगर डिस्टिंग्विश करने के लिए दिया हुआ, देखिए यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन नहीं है पॉसिबल, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन इन पॉइंट कर रहे हैं, कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हम आए तो अपने क्वेश्चन में अगर कमेंट दिया हुआ है तो बिल्कुल जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही करेंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, सो या एज पर स्टेटमेंट गिवन इन क्वेश्चन, जो भी आपको लैंग्वेज ठीक लगे। कैपिटल मार्केट इज वाइडर देन स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर। दोबारा आप एक बार इसको लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने देखा है जो मैंने बोला है वो मैं लिखवा भी सकता हूं और काम आसान हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता, लिखवा देता काम खत्म हो जाता है, लेकिन रियली उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा। मुझे बताइए ऐसे n टाइप ऑफ क्वेश्चन इसी से पूछे जा सकते हैं या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उनकी मर्जी है, अभी पूछा ये क्या ये वो नहीं पूछ सकते हैं कि कैपिटल मार्केट इज वाइडर देन सिक्योरिटीज मार्केट, कमेंट, या वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, किसी भी मैनर में पूछ सकते हैं। लेकिन अब अगर ये 3 मार्क्स का था तो कंटेंट उतना ही था जितना मैंने आपको बताया। आपके पास ये चीज हो सकता है कि अगर हम ज्यादा लिख देते हैं तो क्या मार्क्स कटता है? नहीं। अगर आप किसी क्वेश्चंस का ज्यादा आंसर लिख देते तो मार्क्स कटता नहीं है, बल्कि थोड़ा सेफ ही कर देता है आपको। लेकिन अगर कम लिखते हैं तो जरूर मार्क्स कटते हैं। तो कितना लिखा जाए, 3 मार्क्स में कितना लिखा जाए, इतना 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 नहीं, ऐसे करके नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत मिथ है लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में। कितना लिखना इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें आंसर का कंटेंट कितना है। कभी कभी आप देखिएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स के पूछे गए हैं, आप गाइडलाइन आंसर में भी जब देखेंगे 5 मार्क्स के पूछे गए हैं, उस 5 मार्क्स में 4 ही लाइन लिखा हुआ है। और कुछ क्वेश्चन देखिएगा 3 मार्क्स के हैं और उसमें जो है वो 10 लाइन में आंसर लिखा हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका कंटेंट ही इतना ज्यादा था कि उसमें से हमें कम कम उठाते उठाते भी उतना लेना पड़ा था। समझ पा रहे हैं आप मेरी इस बात को? Yes, sir. यस सर। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पे जो है एक क्वेश्चन कर दिया और वो क्वेश्चन कर दिया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं बनते। किसमें किसमें डिस्टिंग्विश किया? कैपिटल और सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज मार्केट। तो इसमें अगर 5 मार्क्स के लिए मैंने पूछा है और आप 3-4 पॉइंट भी लिखते हैं तो सफिशियंट है। लेकिन मैंने आपसे पूछ दिया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स,
या मैंने पूछ दिया इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर। अब इसमें बड़े सारे पॉइंट बनते हैं। इसमें अगर मैंने 3 मार्क्स का भी पूछा तो आपको 5-6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सब में 3 मार्क्स का मतलब 3 पॉइंट और 5 मार्क्स का मतलब 5 पॉइंट है? नहीं, जिसका जितना ज्यादा कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर किसी चीज में कंटेंट ही बनता है 20 पॉइंट, तो ऐसे में 3 मार्क्स का भी तो थोड़ा ज्यादा लिखेंगे। जिसमें कंटेंट ही बनता है 5-6 पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ज्यादा मार्क्स का भी होगा, तो आप क्या करेंगे? कम लिखेंगे। ये चीज आपको मैं कुछ कुछ दिखलाऊंगा अभी शेयर करके भी गाइडलाइन का, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। उससे पहले कुछ चीज जान तो लीजिए, तब उस पर करेंगे। वो थोड़ा बहुत ऊपर लेवल की बात होगी जब हम निकल रहे होंगे का मतलब समझ रहे हैं? जब हम कंक्लूड कर रहे होंगे अपने क्लास को, वाइंड कर रहे होंगे अपने टॉपिक को, तब करेंगे। तो इसीलिए टॉपिक जो है वो उसमें कितना कंटेंट है इसके बेसिस पे हम उसे लिखते हैं। तो इसीलिए अगर उसमें ज्यादा कुछ है तो आपको 3 मार्क्स में थोड़े पॉइंट क्या लिखने पड़ेंगे? ज्यादा। अब मुझे बताइए, अगर यहां पे ये 5 मार्क्स का रहता तो इसमें और क्या आप लिख सकते हैं? 3 मार्क्स के लिए मैंने आपको बता दिया। अब जरा 5 मार्क्स का रहेगा तो बताइए क्या लिखे, क्या करे? लिख दें कि अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, धूम मचा दे धूम, क्या नो करें? सर। अब क्या लिखे बताइए कुछ। डेफिनेशंस। अब अगर ऐसा आ जाए तो उसका तरीका होता है थोड़ा ऊपर जाना, थोड़ा नीचे आना। यानी कि जो आपका सेंटर बना हुआ है, सेंटर क्या है वो देखिए, यहां पे सेंटर है कैपिटल मार्केट और कहां? स्टॉक एक्सचेंज, यही है। थोड़ा सा इससे अप चले जाइए। थोड़ा सा अप का मतलब क्या हुआ? किसको डिफाइन कर दिए? थोड़ा सा फाइनेंशियल, फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम। और आ जाइए फिर फाइनेंशियल मार्केट, और तब जो है वो आ जाइए किस पे? कैपिटल मार्केट पे। यानी कि अगर 5 मार्क्स के लिए दे दिया तो फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया, वहां से मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों को बताया, और फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट में आने के बाद से जो हमने बात की वैसे ही आगे बढ़ते चलेगा। बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अरे भाई खुल के बोलिए, समझ पा रहे हैं? यस यस सर। सर। तो अगर समझ पा रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप इसे 3 मार्क्स के लायक और 5 मार्क्स के लायक दोबारा लिखेंगे अपने होमवर्क में। यस हाँ Yes, जी sir. सर। चलिए, तो ये होमवर्क रहा हमारा। इन दोनों को आप क्या करेंगे? खुद से लिखेंगे। देखिए सीधी सी बात, कोई शो ऑफ नहीं, कुछ छुपाना नहीं। मैं टीचर हूं, जो चीज नहीं आएगा अभी आपके पास मौका है, और मैं भी पेन लेने को तैयार हूं। बस आप थोड़ा सा आगे बढ़े कि भाई नहीं सर कह रहे तो हम लिखते हैं, हमें तो बता ही रहे हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यही तो है सब्जेक्टिव में काम करना, और कॉन्सेप्ट तो समझा ही रहा हूं जो आपको कहीं भी बिना जो है वो किसी तरह के प्रेशर के समझ में आना है। तो आप अपने साइड का काम कीजिए, होमवर्क कॉपी जरूर बना लीजिए, क्योंकि अगले दिन से आपका ज्यादा वर्क रहेगा। चलिए, तो आपने इसे कॉपी कर लिया था? यस सर। सबका ये कॉपीड है? Yes, sir. चलिए, तो हमने फाइनेंशियल सिस्टम के कितने कंपोनेंट को बोला था? कितने कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम के? मेजर Four components. फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ा, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट अभी 4 के नहीं पढ़ा है। फाइनेंशियल मार्केट पूरा कब होगा? जिस दिन प्राइमरी मार्केट के कितने चैप्टर? 4। और सेकेंडरी मार्केट के 5 चैप्टर हमारे क्या हो जाएंगे? पूरा हो जाएगा, आएगा वो यूनिट तब। फिलहाल अब हम मूव करते हैं किस पे? फाइनेंशियल सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट, जिसका नाम क्या है? प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट को हम किस नाम से पुकारते हैं? सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट। एकदम ध्यान से सुनिएगा, मुझे एक चीज बताइए। प्रोडक्ट यानी कि सामान, जिसे हम सिक्योरिटी लॉ में किस नाम से पुकारते हैं? जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा, तब मुझे थोड़ा सा इंथुजियाज्म मिलता है। किस नाम से पुकारते हैं प्रोडक्ट को सिक्योरिटीज मार्केट में? Instruments. Instruments. सिक्योरिटीज या Instruments. इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पुकारते हैं। तो प्रोडक्ट यानी सामान कहां मिलता है? मार्केट में। तो जब हमारे पास मार्केट ही 2 है, कौन कौन सा? प्राइमरी सेकेंडरी। ना 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 ना, ये तो बहुत नीचे आ गए मालिक। पहले फाइनेंशियल मार्केट मेजर। फाइनेंशियल मार्केट को कितने तरह के हैं? मनी कैपिटल। Free market and capital. मनी मार्केट और Capital market. Capital market. तो भाई जो भी मिलेगा इसी 2 मार्केट में मिलेगा ना।
तो जो इंस्ट्रूमेंट किस मार्केट में इशू किए जाते हैं? मनी मार्केट में, उसे क्या किस नाम से पुकारते हैं? Money market instruments. और जो इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट में इशू किए जाते हैं उसे किस नाम से पुकारते हैं? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। थोड़ा सा मैं इसको अप्लाइड करता हूं और तब आपसे पूछता हूं, तो कंपनी का अगर फाइनेंशियल नीड 1 साल से कम दिनों का है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी? Money market. Money market market. instrument. तो कंपनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी कैपिटल मार्केट में। कैसा स्टेटमेंट बोला मैंने? कैपिटल मार्केट में अगर एक गलत बोला। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी मनी मार्केट में? मनी मार्केट Money इंस्ट्रूमेंट market. इशू करेगी मनी मार्केट में। और अपना फंड रेज करेगी, अपना फाइनेंशियल नीड पूरा करेगी। Yes, sir. अगर कंपनी का फाइनेंशियल नीड 1 साल से ज्यादा दिनों का है तो कंपनी कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेकर के जाएगी कैपिटल मार्केट में? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है किस मार्केट में जाएगी? कैपिटल मार्केट। लेकिन वहां जो जाएगी तो कौन सा सामान लेकर के जाएंगे? कैपिटल कौन सा मार्केट product? इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का लाइफ कितना? More than 1 year. More than 1 year. More than? 1 or more than 1 year. बी वेरी स्पेसिफिक। 1 ईयर और मोर। More than 1 year. और बेचारे मनी मार्केट की आयु कितनी है, उम्र कितनी है? लेस देन 1 ईयर। इस रक्षाबंधन से अगले रक्षाबंधन के पहले तक। मना लिया आप लोगों ने रक्षाबंधन? Yes, sir. यस सर। जी सर। लोग आबाद हुए, कुछ लोग लुटे पिटे। यस सर। सर मैं लोग आबाद जब हो गई सर। छोटे थे तो मैं सबसे बड़ा हूं अपने घर में, मम्मी पापा से बड़ा नहीं, भाई बहन में। तो मैं सबसे बड़ा, मुझसे छोटा भाई और उससे भी छोटी बहन। बहन उस दिन बहुत खुश होती थी और हम लोग भी जो है कुछ ज्यादा दुखी नहीं होते थे। आप कहिएगा कुछ ज्यादा दुखी, ऐसे वर्ड क्यों बोला सर? क्योंकि पापा से पैसे मिलते थे और वो पैसे क्या करते थे? देते थे। या पापा से पैसे मिलते थे, उसे कुछ गिफ्ट ला करके देते थे। उसमें भी जो है वो लड़ाइयाँ होती थी। अब तो खैर बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड खुद से चीजों को करते हैं, तो अब वो मजा नहीं आता, सही बोलूं तो। ना अब उसे कोई शिकायत होती है और ना हमें नोक-झोंक होता है, लेकिन वो टाइम थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है कि किच-किच करके लोग देने की इच्छा नहीं। पापा ने अगर 100 दिया तो इच्छा होती थी कि कितना दे दे, 50 दे दे। खास 50 बच जाते तो लगता था उससे ताजमहल बना लेते। चलिए, तो कर लिया आपने सेलिब्रेट, रक्षाबंधन हो गया अच्छे से सेलिब्रेट। यस सर। अच्छा, आइए अब जरा हम यहाँ पे बात करें कि हमारा ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इस समय हमारे कोर्स में नहीं है। ये कहाँ दिया हुआ है आपको पढ़ने के लिए? प्रोफेशनल में। तो हमें पढ़ना है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब रियल में ये आपके चैप्टर का नाम है। अभी तक जो मैंने बताया था वो सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप एक सेंस को समझें कि क्यों यहाँ पे हम हमला करने जा रहे हैं, क्यों कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट नाम का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फाइनेंशियल सिस्टम करके कोई चैप्टर का नाम है? पूरा सिलेबस आपको दिखाया था, याद आया ना? नहीं उस सिलेबस में पार्ट बी में मैंने टिक भी लगाया था आपको, जहां पे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। फिर मैं आपको दिखा दूंगा निकाल करके। तो अब हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो उसके बाद फिर आएंगे, इंटरमीडिएट चैप्टर का नाम है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन हमारा नाम है। तो ये बेसिकली एक सेंस था जिसके तहत हम आए ताकि हम बात को समझ सकें। तो अब हम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब है कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इंस्ट्रूमेंट के वैरायटी क्यों होंगे? कंपनी को फंड रेज करना है तो कंपनी कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर दे, लोग पैसे देंगे, कंपनी ग्रो करेगी, लोगों के पैसे भी ग्रो करेंगे। बात सही है, कोई ज्यादा गड़बड़ बात नहीं लग रहा है स्टेटमेंट कि अगर मान लीजिए कि कंपनी को पैसे चाहिए तो कोई एक तरह का इंस्ट्रूमेंट, क्यों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लगा लगा करके हमारे लिए चैप्टर बढ़ा दिया उन्होंने? ऐसा इसीलिए किया है कि आप हमेशा समझिए सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट को। आप कैसे समझिए? सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट को आप समझिए ठीक उसी तरह से जैसे जो है वो खाने के सामान है। एकदम ध्यान से समझिए कैसे है, खाने के सामान है। मुझे एक बात बताइए, क्या सारे लोगों का टेस्ट एक जैसा है? नहीं सर, अलग अलग। No, sir. छोटे छोटे थे, यकीन मानिए
अगर परवल और भिंडी मिलता था ना तो ऐसा लगता था कोई जान मार दे, खाऊंगा नहीं। और करेला, यक, बिल्कुल नहीं। उस समय क्या चाहिए, तो जितने भी बकवास चीज हो सकते हैं, आइसक्रीम, गोलगप्पे, तो किसी को पानी पूरी, गोलगप्पे जो भी कहिए वो पसंद, और कोई कहता है ना ना ये मैं खाऊंगा, मैं तो सैलड लूंगा, मैं तो जो है वो खीरा खाऊंगा, मैं तो जो है वो करेला खाऊंगा। आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी, तो कुछ लोग हेल्थ और हाइजीन की तरफ है, कुछ टेस्ट की तरफ है। लेकिन लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साफ कहा गया है कि अगर आप टेस्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या नहीं। करना पड़ेगा सर। आप समोसे खाते हैं, मान लीजिए आप गोलगप्पे खाते हैं, आपको नहीं पता ये कितना हाइजेनिक है। खास करके जब वो पानी पूरी गोलगप्पे आप खा रहे होते हैं, वो शानदार हाथों से जब मैश करता है, आप कहेगा नहीं सर हम तो वो बिस्लरी पानी वाला पीते हैं हाथ में ग्लव्स लगा करके। यकीन मानिए सही में उसमें मजा नहीं आता अगर आप गोलगप्पे खाते हैं तो। गोलगप्पे अगर खा रहे हैं तो जितने हाइजेनिक वाले दिखेंगे ना, जिसमें एकदम जो है सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऐसे ऐसे करके जा रहे, उसका वो टेस्ट नहीं आता है। टेस्ट जो है वो रोड पे जो मिल रहा होता है ना, जिसमें एक पापड़ी भी बाद में देता है, कभी कभी उसको कहते हैं यार एक और भी दे दे, तो वो वाले में ज्यादा टेस्ट है। लेकिन हमें पता है कि कितना धूल चारों बगल उड़ रहा होता है। देखते हैं ना जहां पे वो खड़ा रहता है, अपने घर में पूरे तरह से घर आपका बंद रहता है, तो कभी जो है वो आप अपने लैपटॉप और मोबाइल के स्क्रीन पे हाथ ऐसे करके देखिए, डस्ट दिखता है। रोड पे 10 सेकेंड के लिए मोबाइल को ऐसे रख दीजिए और स्क्रीन पे ऐसे कीजिए, देखिए कितना डस्ट है। जरा अंदाजा लगाइए कितना उसके जो है वो बर्तनों में बाकी जगह गया होगा। लेकिन ये बात हमें पता है, उसके बावजूद भी हम खा रहे हैं। क्या कोई इलीगल काम कर रहे हैं? नो सर। क्या हमें अरेस्ट किया जा सकता है? नो सर। नहीं, हमने रिस्क लिया। हमारा जो है वो एपेटाइट है वैसा कि हम क्या करेंगे, टेस्टी चीज खाएंगे। अब देखिए, ये आप टेस्टी खा रहे हैं तो आपको हाइजीन नहीं मिल रहा है। ठीक वैसे ही लोगों का रिस्क लेने का अलग अलग एपेटाइट है। रिस्क लेने के एपेटाइट अलग अलग है, तभी आपके जो है अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट है। लोगों के खाने का टेस्ट अलग अलग तरह का है, इसीलिए इतने सारे इटेबल सब्सटेंस है, पिज्जा, बर्गर, खीर, सेवई, मिठाई, मटन, चिकन, जो भी चीज हो, वेज हो, नॉन वेज हो, सब में दुनिया भर की वेराइटीज है। अब इसीलिए क्योंकि किसी को मीठा पसंद, टेस्टी तो है, किसी को नहीं पसंद। ठीक वैसे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरह के हैं। कंपनी कहती है कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा हूं, इशू कर रहा हूं, जिसके टेम्परामेंट से ये मैच करे वो इसमें क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे। एकदम ध्यान से इस बात को समझिएगा, थोड़ा ज्यादा मैं माइन्यूट बात करूंगा, आपको माइन्यूटली समझना भी है। बेचने वाला जो है वो गोलगप्पे लेकर के आ गया और कहता है कि जिसको गोलगप्पे पसंद है वो खरीदे। आप जाकर के उसको अगर कहिएगा भाई तू गोलगप्पे क्यों बेचता है, तू बहुत अच्छा जो है वो करेला वगैरह क्यों नहीं बेचता, करेला, परवल, भिंडी, ये सब हाइजीनिक चीज है, ये सब बेचा कर। अब मुझे बताइए इलॉजिकल है या नहीं? यस सर। अरे भाई आपको करेला, परवल, भिंडी चाहिए तो कोई और दुकान में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। जाइए वहां पे ले लीजिए, क्यों यहां मगजमारी कर रहे हैं? उसने जब गोलगप्पे का स्टॉल लगाया तो इसका मतलब है उसका इंटेंशन, वो क्या ऑफर दे रहा है, गोलगप्पे का। और साफ जो है उस ऑफर में मेंशन है कि भाई ये हाइजेनिक नहीं है। नहीं है, लेकिन क्या है, टेस्टी। टेस्टी। तो अब उसके बेसिस पे आप जाइए और लीजिए, आपके उसके बीच में डील होगा। ठीक वैसे ही कंपनी ने बोला कि मैं इंस्ट्रूमेंट इशू करूंगा, बताऊंगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, अभी बस सुन लीजिए। इक्विटी शेयर, बहुत रिस्क है इसमें, लेकिन रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। अब मुझे बताइए, अगर किसी का टेम्परामेंट मैच करता है कि नहीं नहीं रिटर्न तो ज्यादा है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करे। आप कहिएगा नहीं कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता ना जिसमें रिस्क कम होता, वो वाला इशू करना। तो बताइए आपका ये कहना वहां पे सही होता है, या उस कंपनी में चले जाइए जो आपके लायक का इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है, वहां इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या कीजिएगा, उसे समझाइएगा या दूसरे कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा? दूसरे कंपनी में जाके। बिल्कुल यही हमारा जो है वो प्रोटोकॉल चलता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखिए, अगर कहीं पे, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो है वो गोलगप्पे वाले को गोलगप्पे बेचना है, तो मुझे बताइए ये स्टॉल अगर वो लगा देता है हॉस्पिटल के बाहर, ध्यान से सुनिए, हॉस्पिटल के बाहर, क्या उसका ज्यादा सेल होगा, या अगर इसे वो कॉलेज के बाहर लगाता है तो ज्यादा सेल होगा?
कॉलेज के बाद कॉलेज के बाद ज्यादा होगा सर। कैसे बोल दिया आपने फटाक से? आप तो इतने इंटेलिजेंट हो गए, तब तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कैसे बोला ये बात? क्योंकि आपने मार्केट को रीड किया कि उसके लिए जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर है, वो हॉस्पिटल के पास नहीं है, क्योंकि वहां पे या तो बीमार है या बीमार के साथ वाले हैं। जो बीमार है उनको तो डॉक्टर गोलगप्पे खाने नहीं देगा, जो उनके साथ अटेंडेंट है वो भी डरे हुए कि एक तो बीमार है ही, मैं भी उसके देखभाल के लिए आया हूं, कहीं ऐसा ना उसी के बगल वाले बेड पे मैं भी क्या हो जाऊं, एडमिट। लेट जाऊं। तो इसीलिए वहां नहीं चलेगा। लेकिन कॉलेज वाले जगह पे चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा सर। कमला नगर मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, जो भी मार्केट है जो मैं जानता हूं, वो मैं दिल्ली के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, इन जगहों पे अगर लगा दे तो बताइए चलेगा या नहीं, बिकेगा या नहीं? बिकेगा सर। तो मुझे एक चीज बताइए, कंपनी को क्या करना चाहिए? कोई भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट इशू करने से पहले उन्हें देखना चाहिए कि उनके किस इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा क्या है, डिमांड है। तो यही जो है वो डिमांड, लोगों का टेम्परामेंट, इन सबको देखते हुए कंपनी क्या करती है, इशू करती है। अगर गोलगप्पा वाला जो है वो अपना स्टॉल लेकर के हॉस्पिटल के बाहर जो है वो लगाए, तो क्या उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा? नो सर। नो सर। एमसीडी वगैरह का जो लाइसेंस है वो सब मान लीजिए लेकर के नहीं किया जाएगा। ठीक वैसे ही अगर कोई कंपनी, लेकिन बिकेगा नहीं, ठीक वैसे ही अगर कोई कंपनी जिसके इक्विटी शेयर का ज्यादा डिमांड है, वो अगर डिवेंचर इशू करेगी तो क्या होगा, उसका वो चीज नहीं लिया जाएगा, तो कंपनी का फाइनेंशियल नेट पूरा होगा, नहीं होगा। नो सर। इसीलिए कंपनी को भी एनालाइज करना पड़ेगा किसी इंस्ट्रूमेंट को इशू करने से पहले। ये मैं आपको बताऊंगा कब, जब कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट समझा दूंगा, तब आपके साथ जो है वो मेरी और आपके जो है वो डिस्कशन राउंड शुरू होगा कि अब बताइए कि अगर कंपनी को कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करना है तो किन किन एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो चीज सबसे लास्ट में करेंगे उसका बस थोड़ा सा इंट्रो दिया, ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये सारा कुछ चल रहा हो कि हाँ भाई, सर ने पहले ही बता दिया है कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इसीलिए है क्योंकि लोगों का रिस्क लेने का एपेटाइट अलग अलग है। कुछ लोगों को रिटर्न ज्यादा चाहिए तो उन्हें क्या लेना पड़ेगा, रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। तो अब हम इस कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को फर्दर 3 पार्ट में बांटते हैं समझने के लिए। कौन कौन सा? प्योर, हाइब्रिड और व्हाट, डेरिवेटिव। अगर हमने ये तीनों इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया तो हमारा कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाएगा तो हमारा एक चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, टिक लग जाएगा। तो बात क्लियर है? हमने फाइनेंशियल सिस्टम शुरू किया, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए, जिसके 4 मेजर कंपोनेंट। फाइनेंशियल मार्केट पढ़ लिया हम, अब हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसको कितने टाइप में हमने बांटा, 2 टाइप में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट तब इशू करते हैं इसका मतलब कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट 1 ईयर और मोर के लिए आता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का लाइफ कितना हो गया, लेस देन 1 ईयर। फिर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को हमने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्योर इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड और डेरिवेटिव। अब ये तीनों हमें पढ़ने हैं, लेकिन मुझे बताइए पहले क्या हमें पढ़ना रहेगा, क्या पढ़ना चाहिए? अब इसके लिए मैं थोड़ा बोलूंगा तब आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। हाइब्रिड वर्ड सुन के ही आपको लगता है कि किसी चीज को जब मिला करके बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड। हाइब्रिड। कैसे? आप देखते और सुनते होंगे कि कहीं पे जो है रेड रोज आप जानते हैं, व्हाइट रोज आप जानते हैं, येलो रोज जानते हैं, ये सब गुलाब की तरह टाइप है। आपने कुछ ऐसे भी पौधे देखे होंगे जिसमें एक ही पौधे के एक डाल में रेड रोज है, एक में व्हाइट रोज है, एक में येलो रोज है। देखा है आपने? मेरे घर में ही अड़हुल के अलग अलग, एक ही जो है वो अलग अलग पौधे तो हैं, और एक ऐसा भी पौधा है जिसके अलग अलग ब्रांच में अलग अलग तरह के अड़हुल होते हैं, गुलाब होते हैं। बहुत सिंपल होता है इस काम को करने का कैसे किया जाता है। तो एक छोटा सा चीज आपको बताता हूं। अगर कहीं पे पहले से रेड रोज है तो रेड रोज ये है आपका रेड रोज का पौधा, रेड रोज का। ऐसे ही आपके जो है ये है आपका व्हाइट रोज का पौधा, ऐसे ही आपका जो है ये है येलो रोज। अब आप क्या करते हैं, कोई भी एक पौधा, जैसे रेड रोज ही लिया,
यही हमारा रेड रोज है। इसके सारे ब्रांच में थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिएगा, इसके सारे ब्रांच में कौन से कलर के रोज होंगे? रेड। रेड। अब आप क्या करते हैं, एक व्हाइट रोज के इस ब्रांच को कट करते हैं, कर लिया कट, यस सर। इसे उठाया और इसे जो है वो यहां पे इस ब्रांच को हल्का सा छील लिया, हल्का सा स्टेम को, जो ग्रीन वाले पार्ट होते उसको छीला, इसको लाया, इसके भी ग्रीन वाले पार्ट को छीला और यहां ला करके इस ब्रांच में लगा दिया और यहां पे मिट्टी लगा दिया, गीली वाली मिट्टी, और उसे कपड़े से लपेट दिया। अब जितने भी यहां से ब्रांच आपके निकलेंगे, इन सब में कौन सा होगा कलर? वाइट। White. और बाकी में सब में क्या होंगे? रेड। अब आप ऐसे ही एक येलो का एक ब्रांच लाते हैं और उसे यहां पे सेम काम कर देते हैं। अब बताइए, यहां से जो भी ब्रांच निकलेंगे उसमें क्या लगेगा? येलो। Roses. और इन बाकी में क्या है? Red. रेड। अब मुझे बताइए, एक ही पौधे में लग गए आपके तीनों? Hmm. यस सर। sir. अब मुझे बताइए, अगर रेड रोज नहीं होता, व्हाइट रोज नहीं होता, येलो रोज नहीं होता, अगर ये अलग अलग नहीं होता, तो क्या एक ही पौधे में ये आप लगा सकते थे? नो सर। No, sir. दिस इज हाइब्रिड। और ये आपका क्या है? प्योर। प्योर। तो प्योर को ही याद रखिए, किसी खास तरीके से मिला करके हम क्या बनाते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड। तो इतना तो आपको पता चल रहा होगा कि इंस्ट्रूमेंट में पहले प्योर पढ़ेंगे या पहले हाइब्रिड? प्योर। चलिए, आप ही कह रहे हैं। अब बात करते हैं डेरिवेटिव की, और ये डेरिवेटिव होता क्या है थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि फिर यहां पहुंचेंगे तो और बताऊंगा। डेरिवेटिव का मतलब हो गया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपना वैल्यू खुद से डिराइव नहीं करे, बल्कि किसी और इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करे, नॉर्मल लाइफ से जोड़ते हैं। फिर एक बार बोल दूं तब नॉर्मल लाइफ से इसको जोड़ेंगे एग्जांपल से। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपना वैल्यू खुद से जो है वो डिराइव ना करे, अपने वैल्यू के लिए किसी और इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करे, उसे अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो वो कहलाया डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। जैसे अगर आप कोई पूछे कि एनआईआरसी में कैसी पढ़ाई होती है, तो एनआईआरसी अपने इस चीज का जवाब नहीं दे सकता, उसे डिपेंड होना पड़ेगा फैकल्टीज पे। अगर यहाँ पे राजीव सर, चौधरी सर अच्छा पढ़ाएंगे, ईबीसीएल, तो कहा जाएगा अच्छी पढ़ाई होती है। अगर मैं अच्छा पढ़ाया तो कहा जाएगा अच्छी पढ़ाई होती है। अगर कमल सर अच्छा पढ़ाएंगे तो कहा जाएगा अच्छी पढ़ाई होती है। अगर एच.एल. गुप्ता सर अच्छा पढ़ाएंगे तो कहा जाएगा अच्छी पढ़ाई होती है। सिमरनजीत सर, सचिन सर ये अच्छा पढ़ाएंगे तो कहा जाएगा कि एनआईआरसी में क्या होती है? अच्छी पढ़ाई। अच्छी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? Yes, sir. आप अगर पूछेंगे कि एनआईआरसी में आपसे कोई पूछा कैसी पढ़ाई होती है, तो किस बेसिस पे आप बोलेंगे? आपको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा एनआईआरसी को अपने इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए? अपने फैकल्टी पे डिपेंड होना पड़ा या नहीं होना पड़ा? यस सर। तो एनआईआरसी जो है वो हो गया डेरिवेटिव, और फैकल्टी जिसके लिए क्या हो गए? अंडरलाइंग एसेट। इसी पे जो है वो उनका वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक वैसे ही डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट है जो अपना वैल्यू खुद से नहीं निकालता है, यानी एनआईआरसी। इसे अपने इस वैल्यू के लिए अंडरलाइंग एसेट पे यानी कि फैकल्टी पे क्या होना पड़ेगा? डिपेंड। तो यही यहाँ पे जो डेरिवेटिव होते हैं वो इन्हीं प्योर इंस्ट्रूमेंट पे क्या होते हैं? Depend होते हैं. तो अब बताइए, डेरिवेटिव पहले पढ़े पहले प्योर पढ़े? Pure. प्योर। तभी तो डेरिवेटिव को देख पाएंगे। तो इसका मतलब हम लोगों ने फाइनली मिलकर के ही कंक्लूड किया कि पहले हमला इन इंस्ट्रूमेंट में से हम किस पे बोलेंगे? प्योर। Pure प्योर instrument. इंस्ट्रूमेंट पे बोलेंगे। चलिए, तो करते हैं प्योर इंस्ट्रूमेंट पे हमला, लेकिन उससे पहले आप इसको कर लीजिए कॉपी, और जल्दी से मुझे बताइए कॉपी करके, तो हम आगे बढ़ते हैं।
डन करेंगे तो मुझे बताएंगे। Done it? यस सर हो गया। बताएंगे हमेशा, जब भी मैं लिखने दूं तो मुझे प्लीज बताएंगे ताकि हम आगे बढ़ें। फाइन, आइए तो अब जरा हम आते हैं अपने प्योर इंस्ट्रूमेंट पे, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हमारे प्योर इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान से समझिए। समझने में आसानी हो इसलिए प्योर इंस्ट्रूमेंट को मैंने बांटा दो पार्ट में, शेयर, डिवेंचर। फर्दर शेयर्स को बांटा है दो टाइप में, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंसेस शेयर्स। और फिर इक्विटी शेयर्स के दो पार्ट है। इसका मतलब हम बड़े आराम से एक एक चीज को करते जाएंगे, यानी हमने इक्विटी शेयर के अगर ये दोनों टाइप कर लिए तो इक्विटी शेयर हमारा हो जाएगा, फिर हम प्रेफरेंशियल शेयर्स को कर लेंगे तो हमारा शेयर्स पूरा हो जाएगा, फिर हम डिवेंचर को कर लेंगे तो उसके बाद कुछ ही इंस्ट्रूमेंट बचेंगे। यानी जो मेजर हमारे प्योर इंस्ट्रूमेंट है, मेजर प्योर इंस्ट्रूमेंट है, उसको कितने कैटेगरी में बांटा? दो। किसमें किसमें? शेयर और डिवेंचर। डिबेंचर। और शेयर्स को बांटा फिर दो कैटेगरी में, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स। और सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें? इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर्स के भी दो टाइप हैं, तो इक्विटी शेयर्स के दोनों टाइप में से हम पहले टाइप को पढ़ने जा रहे हैं जो है इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट। एकदम ध्यान से, अब आप यहां से जो है वो सिक्योरिटी लॉ के रियल एस्पेक्ट सब में आना शुरू हो गए। तो इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? डिविडेंड एंड वोटिंग। देखिए यह वर्ड क्या है, एंड है या और है? एंड एंड, दोनों ही चीजें, यानी कि इक्वल राइट है। किस चीज का इक्वल राइट है भाई? डिविडेंड का और वोटिंग का। करते हैं इसके बारे में बात, क्या है डिविडेंड, क्या है वोटिंग, बहुत सारी बात करेंगे। और यहाँ पे है डिफरेंशियल राइट। अब क्या मतलब है डिफरेंशियल राइट का, वो भी देख लेंगे, सब समझ जाएंगे। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर पे हम आते हैं इक्विटी शेयर विथ व्हाट? इक्वल राइट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? डिविडेंड एंड वोटिंग। तो एक बार आप इस स्ट्रक्चर को पहले कॉपी करें और उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे और वहां पे बहुत सारी बात हमें करनी है। इस स्ट्रक्चर को आप कॉपी करें एग्जैक्टली पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, फिर आगे बढ़ें। डन कर।
डन सर। सबका डन है या वेट करूं? Done. डन सर। डन सर। चलिए बढ़े आगे। अब देखिए इस प्योर इंस्ट्रूमेंट में हम जा रहे हैं इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग। क्या है ये चीज, एकदम ध्यान से आप समझिएगा। अभी यहाँ जो भी चीज लिखा हुआ है इसको इग्नोर कीजिए, ये एग्जाम में लिखने वाला पॉइंट है। समझने वाला पॉइंट क्या है, समझना कैसे है वो जरा सुनिए। किसी भी कंपनी का, एकदम ध्यान से इस डिस्कशन को सुनिएगा क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीज है। किसी भी कंपनी के मालिक कौन माने जाते हैं? अगर मैं कहूं shareholder, शेयर होल्डर, लेकिन अगर रियल टर्म में आप देखें, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेम जी, कुमार मल्लन बिरला, रतन टाटा, इन सबको हम कहते हैं कि भाई ये कंपनी के मालिक हैं। तो यही सिर्फ शेयर होल्डर थोड़ा ना है, एकदम ध्यान से। कंपनी के करोड़ों शेयर होल्डर होते हैं, फिर हम कैसे कह देते हैं रिलायंस मुकेश अंबानी की है। टाटा के करोड़ों शेयर होल्डर है, टाटा कंपनी के, कैसे कह देते हैं रतन टाटा मालिक है। मेरा आपका नाम कोई नहीं जान रहा होता, आपके पास भी कंपनी के शेयर होंगे, मेरे पास भी शेयर होंगे, लेकिन हमारे और आपको कोई मालिक के तौर पे नहीं जाता है, उन्हें कह देते हैं कंपनी के मालिक है। आजिम हसन प्रेम जी को कह देते हैं कंपनी के मालिक हैं। ये कैसे? सर उनके पास मेजोरिटी शेयर्स है ना, तो भाई मेजोरिटी शेयर है तो उससे मालिक क्यों उन्हें कहते हैं? क्योंकि शेयर होल्डर voting right। और ओनर, तो जो लॉ ने डिफाइन किया वो क्या किया है वो सुनिए, तब आते हैं आपकी इस चीज पे कि मेजोरिटी है तो मेजोरिटी के कारण क्यों वो ओनर कहलाएंगे। तो ओनर बेसिकली कंपनी के वो होते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर है एज पर लॉ। कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी भी है, कंपनी का मालिक मैं भी, कंपनी के मालिक आप भी। अगर एक शेयर भी है तो भी आप कंपनी के मालिक कहलाएंगे, क्योंकि वर्ड है इक्विटी शेयर होल्डर, मेंबर, ओनर, ये तीनों वर्ड है इक्विटी शेयर के लिए। अगर कहीं पे भी कुछ ना लिखा हुआ हो और सिर्फ शेयर वर्ड बोला जाए तो इसका मतलब है उस शेयर का मतलब है इक्विटी शेयर। और अगर और भी कुछ ना बोला जाए इक्विटी शेयर के बारे में तो उसका मतलब है इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग। एकदम ध्यान से समझिए डिस्कशन को। कंपनी है, जो कंपनी का नाम है एबी लिमिटेड। इस कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए। ये 1 लाख इक्विटी शेयर जो इशू किए 10 रुपए ईच वाले इक्विटी शेयर है, कंपनी ने इशू कर दिए। अब कंपनी के इन 1 लाख शेयर को हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपनी के ओनर कौन, और कंपनी के जो ओनर है वो कैसे इक्विटी शेयर होल्डर, सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर रियल टर्म में नहीं कहलाते, लॉ में तो कहलाते हैं, लेकिन क्यों रियल लाइफ में गिने चुने लोगों को ही हम कह देते हैं ये कंपनी के ओनर है। इसको जरा हम एक्सप्लोर करते हैं और इक्विटी शेयर को और एक्सप्लोर करते हैं। तो कहा कि जो भी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी के ओनर कहलाएंगे, मालिक कहलाएंगे, क्योंकि उनका कंपनी में हक होगा। किस चीज का? कहा कि आपको जो हम रिटर्न देंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जहां पे भी वर्ड शेयर लगा हुआ रहेगा, शेयर वर्ड पूंछ की तरह जहां भी ये वर्ड लगा रहेगा, वहां पे जो रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न का नाम होगा डिविडेंड। क्या नाम होगा? डिविडेंड। आपको जो रिटर्न दिया जाएगा आपके पैसे पे, उसका किस नाम से उसे पुकारेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड। अगर मान लीजिए कि आपने 100 रुपए मुझे दिए और मैंने कहा कि मैं 1 साल में इस पे आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगा, यानी 1 साल में मुझे बताइए आपके 100 रुपए पे आपकी कितनी कमाई हुई? 10 रुपए। 10 रुपए की कमाई हुई, क्योंकि 1 साल बाद मैंने आपको 10% के साथ कितना दे दिया? 110। तो मैंने जो ये आपको दिया, ये आपके 10 रुपए का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो आपको हुआ वो इंटरेस्ट के रूप में हुआ है। ऐसे ही अगर ये 100 रुपए आप कंपनी के शेयर में लगाते हैं और कंपनी जो भी आपको ईयर के एंड में पैसे देते हैं उसको हम किस नाम से पुकारेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड नाम दे दिया गया कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी रिटर्न मिलता है कंपनी से उसका नाम क्या है? डिविडेंड। अब चाहे वो कम मिले चाहे ज्यादा मिले उसकी अलग कहानी है, लेकिन वो कहलाएगा क्या? डिविडेंड। डिविडेंड। चाहे वो ज्यादा हो सकता है या क्या हो सकता है? कम हो सकता है। कैलकुलेट कैसे होगा वो देखेंगे, लेकिन उसका नाम हमने क्या रखा? क्या रखा गया है? डिविडेंड।
मतलब आप जो है वो मंदिर में गए, आपके हाथों में आपको थोड़ा सा जो है वो मिश्री का दाना दिया गया, इसे क्या बोलेंगे? बस मुझे समझाने में सुविधा हो इसलिए मैं ये चीज यूज कर रहा हूं। अब इसमें जो है इसमें धर्म को मत ले आइएगा कि नहीं सर कोई और एग्जाम्पल कोई है। अगर हाथों में वो छोटा सा मिश्री का दाना मिला तो इसे क्या बोलिएगा? मिश्री बोलिएगा, चीनी बोलिएगा, क्या बोलिएगा? प्रसाद। प्रसाद। तो बोलिए ना, बोलने में क्या दिक्कत? आपको दोनों में जो है वो और भी एप्पल वगैरह ये सब आपको मिला है, अब क्या बोलिएगा? प्रसाद। कोई सेलिब्रिटी वगैरह जाते बड़े से टोकरी जैसे में ढेर सारा मिठाई फूल उल सब कुछ एक साथ दिया गया, अब इसे क्या बोलिएगा? प्रसाद। प्रसाद। क्यों बुके वगैरह बोल दीजिए, मिठाई बोल गिफ्ट हैम्पर। तीनों ही केस में आपने इसे प्रसाद बोला या नहीं बोला? यस सर। क्वांटिटी और बाकी चीज में अंतर था लेकिन नाम प्रसाद है। ठीक वैसे ही जो भी आपको कंपनी से रिटर्न मिलेगा इक्विटी शेयर लेने के कारण, उसे किस नाम से पुकारेंगे? डिविडेंड। कम मिला तो भी भाई डिविडेंड कंपनी ने इतना दिया, ज्यादा भी दिया तो कंपनी ने डिविडेंड ही इतना दिया है। सही है? वर्ड क्लियर है ये? अब कंपनी में आपने जो पैसे लगाए, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, ए नाम के पर्सन ने कितने शेयर ले लिए? 1000 शेयर। 1000 शेयर अगर उसने लिया होगा तो इसके लिए कितने पैसे उसने दिए होंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। नहीं दिख रहा ये? 10,000। 10,000 रुपीज ईच। तो 1000 शेयर के लिए मिस्टर ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया एबी लिमिटेड में? 10,000 रुपीज किया। ठीक है। बी ने जो है वो 50,000 जो है वो क्या ले लिए? शेयर ले लिए। सी ने 45,000 लिए। अब ऐसे ही करते करते सबने लिया। बेचारे एफ ने कितना शेयर लिया? 1 इक्विटी शेयर लिया। 1 इक्विटी शेयर। अब ए भी जो है वो कंपनी का ओनर कहलाएगा, बी भी कहलाएगा, सी भी कहलाएगा, डी भी कहलाएगा, ई भी कहलाएगा, और वो बेचारा एफ मेरे तरह जो गरीब है जिसने कितने शेयर लिए? 1 इक्विटी शेयर। एक शेयर लिया 10 रुपए लगा करके, वो भी कंपनी का क्या कहलाएगा? ओनर। वो भी कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा, वो भी कंपनी का मेंबर कहलाएगा, वो भी कंपनी का ओनर कहलाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर है। बस अंतर क्या होगा वो देखिए। एफ का ओनरशिप राइट जो है, मालिकाना हक, ओनरशिप राइट बी से कम होगा या नहीं? यस सर। यस सर। देख के ही लगता है होना चाहिए। यस। कैसे होगा कम? वो ये है कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होता है उन सबको हर एक शेयर पे कौन से शेयर? इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग। अगर इक्विटी शेयर उनके पास है इक्वल राइट वाले, तो जिनके भी पास एक शेयर है उनको एक वोट देने का राइट है, एक वोट का राइट है। अब इस वोट से क्या होगा करेंगे बात। एक वोट का राइट है। जिसके पास 50,000 शेयर है उनको कितने वोट का राइट है? 50,000। 50,000। 50,000 वोट का राइट है। अब पहले वोट को ही क्लियर करते हैं। कंपनी में जो भी फैसले होते हैं, जो भी फैसले, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, जैसे जैसे भी घुमा रहा हूं तब आराम से सब कॉपी कर लीजिएगा। कंपनी में जो भी फैसले होते हैं मुझे बताइए कैसे होता है? या तो डायरेक्टर्स करते हैं या कौन करते हैं? शेयर होल्डर। सही में अगर कहूं तो सारे फैसले शेयर होल्डर ही करते हैं, लेकिन डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए वो किनको अपॉइंट कर देते हैं? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। लेकिन चूंकि कंपनी के हर दिन के काम के लिए अगर शेयर होल्डर से पूछने के लिए जाएंगे, उनकी मीटिंग ही कराते रहेंगे, तब तो हो गया मेरा घर। तो इसके लिए शेयर होल्डर ही किनको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स। इसका मतलब कंपनी तो चला रहे शेयर होल्डर ही तब, क्योंकि डायरेक्टर को भी तो उन्होंने ही अपॉइंट किया। करेक्ट कह रहा हूं? यस तो सर। यहां जो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं वो शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन कहलाता है, यानी शेयर होल्डर का कंसेंट। शेयर होल्डर की मर्जी को टेक्निकली किस नाम से जाना जाता है? मैंने ये नाम नहीं रखा रिजोल्यूशन, मुझे रखना रहता तो मैं इना मिना डिका डायडमनी का ऐसा कुछ रखता कि याद रखना आसान होता। अब ये उन्होंने ही रखा है। आसान शब्दों में शेयर होल्डर का कंसेंट जो है वो शेयर होल्डर्स क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन।
तो ये दो तरह से होता है, एक का नाम है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक का नाम है स्पेशल रिजोल्यूशन। अब ये क्या भला है, आप जानते होंगे, फिर भी मैं ये ज्यूम करते हूं कि आपको नहीं पता है, मैं वैसे लेकर के चल रहा हूं। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब है कि देखिए, कंपनी में कोई बोलेगा ये होगा, कोई बोलेगा वो होगा, कहीं ना कहीं तो जाकर के फैसला होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिस बात का फैसला ओआर से होना है, कहा ओआर से कौन सा फैसला होगा, तो कहा कंपनी में जो डे टू डे अफेयर्स है, जो साधारण बातें हैं, वो बेसिकली किसके रिजोल्यूशन से होगा, डायरेक्टर से। डायरेक्ट रेजोल्यूशन। जो मैटर उससे ज्यादा सीवियर है, कहा कि वो डायरेक्टर रिजोल्यूशन के बाद भी शेयर होल्डर के पास आएगा, और शेयर होल्डर उसे कैसे ओके करेंगे, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के जरिए। यानी कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब होता है मेजॉरिटी, किसके बीच में, जो भी शेयर होल्डर प्रेजेंट हैं और क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, उनमें मेजॉरिटी ने अगर बोल दिया, मेजॉरिटी का मतलब यहां है 50% +1, याद रखिएगा 51% नहीं है, ये 50% +1 वोट। यानी अगर किसी कंपनी में टोटल 1000 वोट है, कितने वोट हैं, 1000 वोट का मतलब क्या हो गया भाई, 1000 इक्विटी शेयर इशू किया था, दैट्स व्हाई देयर आर हाउ मेनी वोट्स, 1000 वोट। तो अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब हुआ कि 50% +1, 50% कितना होगा 1000 का, 500 +1, यानी कि अगर 501 वोट मिल जाए तो वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, Yes, sir. यस सर। करेक्ट है। 51% नहीं, 51% अगर मैं बोलूं तो कितना होगा 1000 का 51%, 510. 510। यस 510। तो यहाँ 510 नहीं है, वो है 50% +1 जो प्रेजेंट है और क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं एसआर, तो एसआर का मतलब हो गया स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी जो इससे भी सीवियर मैटर है, तो डायरेक्टर पहले रिजोल्यूशन पास करेंगे, उसके पास शेयर होल्डर के पास आएगा, और वो सीवियर है, इसीलिए वो कैसे पास होना है, एसआर से। लॉ में लिखा हुआ है कौन से मैटर एसआर से, कौन से ओआर, और एसआर और ओआर से जो मैटर तय किया गया, वो मैटर किस बात पे डिपेंड करता है कि कितना वो सीवियर मैटर है। अगर ज्यादा सीवियर है तो एसआर से होना है, और एसआर से जो होना है उसमें 75%, 1 नहीं है इसमें, 75% प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर हमारे कंपनी में टोटल 1000 वोट है और फैसला एसआर से होना है, तो मुझे बताइए कितने वोट चाहिए उस चीज को पास करने के लिए, वो काम होने के लिए। 750। तो मैंने बोला, आप नंबर बताइए, मामू मत बनाइए। 750, sir. 750 इतने वोट चाहिए। अब आप सोचिए जरा, अगर मान लीजिए हम यहां पे बात करें, तो आप देखिए अकेला बी के पास कितना वोट है, 50,000। बोलिए। 50,000. ये देखिए 50,000 वोट नहीं है, सिर्फ मैं वोट की बात कर रहा हूं। और यहां एफ के पास कितने वोट है, 1। अब एफ जैसे 50,000 लोग अगर होंगे तो मुकाबला कर पाएंगे किसका, बी का। बी का। अगर बी के पास मान लीजिए यहां पे इतने वोट होते, पॉसिबल 50,000, तो 50,000 एक भी हो सकता था, तो एफ जैसे कितने लोग, एफ जैसे सारे लोग मिलकर के भी इनको रोक पाते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने से, नो सर। नहीं। एफ संख्या में बहुत है, एक एक शेयर करके जो है वो, ये देखिए ना आपके टोटल मान लीजिए 49,999, 49,999 एफ जैसे लोग खड़े हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, कंपनी में यही चीज होना चाहिए, ऐसे ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। बी बोलता है नहीं ये होगा, तो कितने वोट आ गए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए कितना वोट चाहिए, 50% +1। बताइए अकेला ये ओआर पास कर लिया या नहीं कर लिया, कर लिया। एक आदमी, यहां पे देखिए 1 पर्सन वर्सेस 49,999,
कंपनी को कौन रूल किया? 1%. बी ने बी। बी कंपनी का शेयर होल्डर है या नहीं? है सर। है. एफ और एफ जैसे बाकी एफजीएच कंपनी के शेयर होल्डर हैं या नहीं? है सर. दोनों मालिक हैं या नहीं? है सर। है सर. चला किसका? बी का। रियल मालिक कौन? बी। बी। बिल्कुल घर की तरह। घर में सबका राय लिया जाता है, चलता किसका है? पापा का। हाँ जी, मम्मी का। पापा का चलता है। तो बाकी लोगों ने बोला हाँ सुन लिया सबका, ये कर लिया। अगर पापा भी उनसे सहमत है तो ठीक है, वरना आपसे सहमत भी नहीं है तो भी चलेगा किसका? पापा पापा का। का। अब एक्सेप्शन है पार्ट, अब एक्सेप्शन मत कीजिएगा सर हम अपने घर में चल नहीं देते पापा का, ये वो नहीं। मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूं ताकि नॉर्मल तरीके से आसानी से समझ सके। यही है बेसिकली आपके जो है वो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला। आप बोलिएगा सर इसका मतलब वो ज्यादा शेयर लिए हुए इसीलिए? नहीं, थोड़ा सा एक और ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट को यहां समझिए। यहां वर्ड मैंने क्या लिखा है? प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब हमारे इस कंपनी में ओआर पास करना है। क्या पास करना है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। सेम एग्जांपल है, उसी को कैरी कर रहे हैं। तो कंपनी ने अब यहां पे मान लीजिए थोड़ा बदल देते, कितने शेयर इशू किए हैं? 1000। इसमें से प्रमोटर के पास है 200 इक्विटी शेयर, जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, बनाया। और बाकी किनके बीच में है? पब्लिक के बीच में। पब्लिक के बीच में है। छोटा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहां तो करोड़ों शेयर होते हैं। तो प्रमोटर के पास 200 इक्विटी शेयर, यानी कहूं तो कितना परसेंट है? 20%। और पब्लिक के बीच में कितना है? 80%। अब मुझे बताइए इस कंपनी में जो पब्लिक चाहेंगे वो होगा या जो प्रमोटर चाहेंगे वो होगा? पब्लिक। चाहेगी. बिल्कुल साफ साफ बोलिए, जो पब्लिक चाहेंगे वो होगा। क्योंकि अगर एसआर भी पास करना है तो 50% प्लस 1 वोट, 501 पब्लिक के पास। और अगर एसआर भी चाहिए तो एसआर कितने से होगा? 75। 750 से। यहां पे 75% 150। बताइए जो पब्लिक चाहेंगे वो होगा या नहीं? यस सर। और रियल में आपको बताऊं तो इतना ही प्रमोटर का स्टेक होता है, किसी कंपनी में 20, किसी कंपनी में 30। फिर भी आप कहते हैं कि तब वो कैसे सर मालिक कहलाते हैं? यहां तो बात समझ में आ गया बी को लेकर के। लेकिन यहां पे आपको पता है 15%, 17% सिर्फ होता है। और तब वो कंपनी के क्या कहलाते हैं? रियल ओनर तो सब कहलाते हैं, लेकिन जानते उन्हीं को हैं, रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला। इस तरीके से कैसे, वो जरा देखिए। वो हो गया बिल्कुल कंट्रोल वाली चीज को लेकर के। कैसे? तो कंपनी के 1000 शेयर, कंपनी ने सबको न्योता भेजा। अब सबको तो इनविटेशन भेजा, किस चीज के लिए? ओआर पास करना था। इनविटेशन ही भेजेंगे या सबको पकड़ के गन पॉइंट पे लाते हैं? इनविटेशन। अब उसमें से कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। पॉसिबल? अरे भाई कंपनी ने Yes, sir. टिकट थोड़ा ना भेजा है, रहने का इंतजाम थोड़ा ना किया है। आज के समय में तो ई वोटिंग है, उसमें भी लोग रिलेक्टेंसी दिखला देते हैं। कंपनी ने सबको बुलाया। अब जरा सोचिए, सबको बुलाया और प्रेजेंट कितने हुए? 500। मैं वोट इसीलिए लिखता हूं कि हो सकता है इंसान कम ज्यादा हो, लेकिन जितने लोग आए, कितने वोट के लायक लोग आए? 500 वोट। 500। हमने सारे के सारे 1000 वोट जिन जिन लोगों के पास था सबको भेजा। किसी के पास 50 होगा, किसी के पास 1 होगा, किसी के पास 2 होगा, सबको भेजा था इनविटेशन। उसमें से आए कितने के लायक? 500। ठीक है। अब उसमें से जो है आए तो 500 वोट के लायक, लेकिन जो है वो वोट सबने नहीं किया। आप कहेंगे सर 50% ही लोग आएंगे, और मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा है। आपको रियल में पता है कितने परसेंट लोग आते हैं? 0.001%। ये भी बहुत ज्यादा है। शेयर होल्डर्स मीटिंग में, ये इंडस्ट्री रिसर्च है, मैं आपको भी प्रूफ कर देता हूं। कंपनी के 10 करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर, पॉसिबल? इंफोसिस जैसे कंपनी के करोड़ों शेयर होल्डर है। अगर मुझे बताइए उनको बुलाया जाए और इसमें से 1% भी अगर आते हैं, कितने परसेंट? 1%। 1%. तो जरा बताइएगा कितने लोग होंगे? 1 लाख। 10 लाख।
10 लाख नहीं होगा। 10 करोड़ आपके कंपनी के क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर। आपने सबको न्योता भेजा, अगर 1% भी आता है तो 10 लाख। कोई सुना है कोई बोर्ड, कोई मीटिंग हो रहा है शेयर होल्डर्स मीटिंग जिसमें 10 लाख लोग बैठे, कहां बैठाइएगा? हमारे यहां इतना बड़ा स्टेडियम भी अब नहीं है। अब अगर सोचिए जरा 0.1% लोग आते तो भी कितना होगा, 1 लाख। कभी नहीं सुना होगा, देखा होगा। 0.01% आते हैं तो भी कितने हो गए, 10,000। ये भी नहीं है। 0.001% हो गए तो भी 1,000। इतने भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि होटल वगैरह में मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स का ये हो जाता है 500, 700 या कभी कभी तो और कम होते हैं, 200 ऐसे होते हैं। तो मुझे बताइए कितने कम परसेंट लोग आते हैं। ये क्यों बताना चाह रहा हूं, ताकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेम जी ये कैसे रियल ओनर कहलाते हैं, जबकि लॉ तो कहता है हम भी ओनर है, हम खुद ही नहीं पहुंचते। इसीलिए अब यहां पे आए तो जो है वो देखिए 500 वोट वाले, लेकिन वोट नहीं दिया। वोट नहीं देने का मतलब क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा कि बताइए, जिनको यस में कहना है यस, जिनको नो में कहना है नो। कुछ लोग हो गए साइंस की तरफ से जिन्होंने ना यस कहा ना नो कहा, क्या उनकी काउंटिंग होगी किसी डिसीजन में? नहीं। तो इसीलिए जो शेयर होल्डर आए हैं उनमें से 300 जो है वो वोट दे रहे हैं, बाकी चुपचाप अपने गिफ्ट को पकड़ के बैठे। अब मुझे ओआर से कोई रिजोल्यूशन पास करना है, किससे? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से। जल्दी मुझे बताइए कितने वोट से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होगा? क्या 50% +1 कहां से करें? यहां से करें, यहां से करें या यहां से करें? वोटिंग वोटिंग से। ABC कहां से लें? वोटिंग से। सी से लेंगे, वोटिंग से। तो 300 का हमने लिया, 50% ऑफ 300 +1, यानी कि 151 वोट अगर हो जाएगा तो क्या माना जाएगा? ओआर पास। तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा। अब यहां बताइए प्रमोटर के पास कितने वोट हैं? 200 200 वोट। ये बंदा तो है ही मीटिंग में, यही तो है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेम जी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, यही तो है। अब ये बताइए इनके चाहने पे ओआर पास होगा या नहीं? होगा सर। ये 80% लोगों ने कर लिया मनमानी? नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट और वोट नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि बोला तो घर में 5 मेंबर, चला किनका? एक का। पापा का। पापा का। तो इसीलिए घर के मुखिया पापा, पापा के नाम से कार्ड आना है, पापा के नाम से इनविटेशन आना है। यही है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इसीलिए इन्हें कंपनी के ओनर कहते हैं। और मैंने तो यहाँ पे 50% प्रेजेंट, और देखिए कितने परसेंट को वोट कराया है वो बताइए, 30%। और आपको मैंने एग्जांपल में दिखा दिया था 0.001% तो प्रेजेंट ही हो, उसमें तो वोट तो और कम करेंगे। तो जो वो कम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कौन है? प्रमोटर, उनके पास काफी शेयर्स है। क्लियर है ये बात कि क्यों हम उन्हें मालिक के तौर पे जानते हैं? क्योंकि वो मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल करने का मतलब है कंपनी को मैनेज करना, चलाना उनके पास है, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट ज्यादा है। हाँ, अगर आप कहते हैं सर अगर ये लोग सब पहुंच जाए तो, या जिस भी मीन से पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्ट्रॉनिक कर दे तो इसमें कोई भी पूछने की बात नहीं है। तो इसका मतलब जो ये चाहेंगे क्या होगा, वो होगा। और यही वजह है कि जो बहुत सीवियर मैटर होता है, आप सुने होंगे, वो कैसे पास होता है? सुना है वर्ड कंपनी लॉ में? पोस्टल बैलेट सुना है ये Yes, sir, वर्ड? सुना है। So Yes, sir. section सुना 109। क्या? Yes, sir. Postal ballot. When you don't have to go there physically, you can directly participate by sitting at your home. इसको क्या Yes, बोलते sir. हैं? Postal ballot. तो देखिए कैसे जो सीवियर मुद्दा है, जो सिंपल है, वो कौन कर रहे हैं? डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन। उससे जो ज्यादा सीवियर हुआ कैसे हो रहा है? शेयर होल्डर ओआर, फिर एसआर, फिर पोस्टल वैलिड ओआर, पोस्टल वैलिड एसआर। तो देखिए लॉ में हर तरह का चीज बना हुआ है। अब अगला चीज आता है कि जिसके भी पास इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट है, उनको क्या मिलेगा? 1 वोट का अधिकार मिलेगा, यानी उनके पास वोटिंग राइट है, वो कंपनी के ओनर है, कंपनी के मालिक है।
अगर कंपनी के मालिक हैं तो मुझे बताइए, घर के जो मालिक होते हैं सब कुछ उनका, लेकिन कब? सारे नीड को पूरा करने के बाद। अगर आप ओनर हैं तो जो बचा सब आपका, और अगर नहीं बचा तो कुछ नहीं आपका। यही तो मतलब होता है मालिक का। अगर लायबिलिटी ज्यादा है, सबके पैसे देने हैं, देखते हैं पापा अपने लिए चीजों को कब लेते हैं। हमारे घर में तो ऐसा ही, आपके घर में भी ऐसा ही होगा। आपकी अगर कोई नीड है तो पहले आपकी फरमाइश पूरी करेंगे, आपके सिस्टर ब्रदर जो भी है सबके नीड को पूरा करेंगे। अगर ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके मम्मी पापा, उनके भी नीड को पूरा करेंगे। अब अगर उसके बाद बचा तो वो अपने लिए सामान लेंगे। उनका मोबाइल आपको हमेशा जो है वो लगेगा कि स्क्रीन थोड़ा सा झड़ा हुआ चल रहा है ना, स्क्रीन गार्ड 100 रुपए का ही, बाद में करेंगे। आपका अगर टूटा तो तुरंत हो जाएगा। आपको कपड़े चाहिए, शूज चाहिए, तुरंत होगा। उनको कपड़े शूज सोचेंगे ले लेते हैं भी, ये सब ठीक है, चल रहा है, अच्छे कपड़े हैं। होता है या नहीं? कभी फील किया है ऐसा? यस सर। यही है मालिक। मालिक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब कुछ है अपना हो गया। मालिक का मतलब फर्स्ट यू हैव टू रिपोज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जो आपके ऊपर लायबिलिटी वो मिट कीजिए, फिर जो बचा वो सब आपका। तो वैसे ही अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले जो है वो आप जो है वो कर्ज वगैरह दीजिए, सैलरी दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, और फिर जो बचा वो किस फॉर्म में बटेगा? डिविडेंड के फॉर्म में। किनके बीच में? इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा। और जो बटेगा उसका नाम क्या होगा? वर्ड क्या यूज करेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड। अब देखिए, कंपनी को 10 लाख रुपए आए थे ना, 1 लाख शेयर इशू करके कंपनी ने उससे बिजनेस किया, सब कुछ किया। जब साल खत्म हुआ तो कंपनी ने सब पैसे जो है, यानी जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट में से, पहले प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से जो बैंक से लोन वगैरह लिया था उसका इंटरेस्ट वगैरह दे दिया, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, सब दे दिया, सैलरी वगैरह दे दिया, हर लायबिलिटी फुलफिल कर दिया। उसके बाद जो बचा उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट में से सबका हिस्सा जब चला गया तो वो क्या कहलाया? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके बीच में? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में। कैसे होगा? तो यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं टोटल आपके? कितने इक्विटी शेयर आपने इशू? इक्विटी शेयर होल्डर से मतलब नहीं है, इक्विटी शेयर से है। कितने इक्विटी शेयर आपने इशू किए हुए हैं? 1 लाख। तो ये पैसा कितने के बीच में बटना है? 1 लाख शेयर में बटना है। मुझे नहीं पता किसके पास कितना है, 1 लाख शेयर में बटना है। ये वर्ड मैं बताऊंगा आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर का क्या मतलब, और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहता है। तब आप देखिएगा कि सर इक्विटी शेयर और आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर में इतने का अंतर होता है। फिलहाल इग्नोर कीजिए, फिलहाल इक्विटी शेयर वर्ड समझिए कि कितने आपने इशू किए हुए इक्विटी शेयर। तो हालांकि ये करेक्ट नहीं है, मैं करेक्ट करूंगा इस चीज को। तो कितने कंपनी ने शेयर इशू किए हुए हैं? 1 लाख। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हुआ? कितना लिखा हुआ ये? 1 करोड़। 1 करोड़। ये प्रॉफिट है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट हो सकता है 2 करोड़ भी हुआ हो सकता है प्रॉफिट 1.5 करोड़ भी हुआ हो। वो हमारा जो प्रॉफिट के बाद जो पैसा था वो सब चला गया जिसको जहां जाना था। अब जो बचा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको जब 1 लाख से हमने डिवाइड किया तो बताइए पर शेयर कितने रुपए निकले डिविडेंड के लिए? 100। ध्यान से देखिएगा, अगर कंपनी को 100 रुपीज जो है वो डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर रही है तो एफ को कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपीज। और बी को? 50 लाख। 50 लाख। ए को? 1 लाख। 1 लाख। हमने कहा इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग। वोटिंग तो मैंने देखा कि हर एक शेयर पे कितने वोट हैं, लेकिन ये डिविडेंड सबको अलग अलग मिल रहा है। इसको 100 रुपया मिल रहा है, इसको 1 लाख मिल रहा है, इसको 50 लाख मिल रहा है। तो इक्वल कहां हो गया? इक्वल है। रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो क्या है? इक्वल 100%। वो आपका इक्वल है। इसको इसीलिए 100 मिला क्योंकि इसके पास शेयर्स कितने थे?
एक। ठीक उसी तरह से जैसे एक वोट तो मिल रहा है एक शेयर पे, लेकिन चूंकि एफ के पास एक ही शेयर इसलिए एक वोट का अधिकार है, और बी के पास कितने शेयर्स हैं 50,000, इसीलिए उसको कितने वोट का अधिकार है, राइट है 2000. तो यहां पे सबको इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड मिल गया। अब जरा सोचिए, अगर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 2 करोड़ का होता, प्रॉफिट और ज्यादा होता, तो बताइए हर शेयर पे कितना मिलता 200 रुपए मिलते. 200%. 200। अगर 5 करोड़ होता तो 500 per share. 500. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 10 करोड़ होता तो 1000. 1000। मुझे बताइए रिटर्न अनलिमिटेड या लिमिटेड? Unlimited. Unlimited. रिटर्न, और रिटर्न कोई किस नाम से पुकारते हैं, डिविडेंड। तो इनका रिटर्न अनलिमिटेड है या नहीं है? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, कंपनी को हो गया लॉस। अब जरा बताइएगा डिविडेंड। डिविडेंड का फॉर्मूला चेक कीजिए, क्या लिखा हुआ है? Distributable profit. ठीक है, जब प्रॉफिट ही नहीं आया तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होगा, और कम होगा। अरे भाई प्रॉफिट से ही तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलता है, तो एक अंडा दे दे ऊपर में, 0. Yes, तो sir. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू व्हाट? 0. 0. मिला कुछ डिविडेंड? No sir. Oh, sir. सर। रिस्क अनलिमिटेड हो गया। यस सर। मैंने तो पहले ही बोला था, टेस्ट की तरह है, स्वाद जबरदस्त, बीमारी का खतरा भी जबरदस्त है या नहीं? Yes sir. यस लेकिन सर। जरूरी है जो गोलगप्पा खाए वो बीमार पड़ेगा ही नहीं, ये जरूरी सर। है. नॉट नेसेसरी। लेकिन खतरा है, हो सकता है कोई ठीक वैसे ही इक्विटी शेयर में जिसने लगा, जरूरी थोड़ा है कि उसको जो है वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। हो सकता है वो कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा रिटर्न मिले, तभी तो उसने रिस्क लिया, तो रिटर्न भी है। अब यहां पे ये बात तो हमने समझ ली कि रिस्क और रिटर्न को लेकर के हमने ये भी देख लिया कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। लेकिन एक बात जो भी और समझना है कि क्या कंपनी के प्रॉफिट होने पे भी, प्रॉफिट होने के बावजूद भी उन्हें डिविडेंड से रोका जा सकता है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर कंपनी को नहीं हुआ प्रॉफिट तब तो डिविडेंड नहीं मिलना है, एक्सेप्शन छोड़ करके नहीं मिलना है। इन जनरल नहीं हुआ प्रॉफिट तो मिलेगा डिविडेंड? नो। नो सर। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या वो डिविडेंड के लिए फोर्स कर सकते हैं? No, sir. नो सर। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई इक्विटी शेयर लेगा क्यों? धर्म के लिए? आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन लॉजिक पे आइए, क्यों तब मैं लगाऊंगा? कंपनी को सुनिए, कंपनी को लॉस होगा तो मुझे कुछ मिलना नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो भी आप कह रहे हो कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं दे सकती है। क्या बिल्कुल सही रहे, कंपनी चाहे तो डिविडेंड डिक्लेयर करे, चाहे तो डिविडेंड डिक्लेयर ना करे, तभी तो रिस्क बोला गया लिमिटेड है। क्यों ऐसा कहा गया? सेबी ने क्यों ये अलाउ कर दिया? सेबी ने अलाउ किया हुआ है। क्यों अलाउ कर दिया? क्योंकि सेबी ने कहा कि कंपनी किसकी है, मालिक कौन है? शेयर होल्डर। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने वो पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया डिविडेंड के रूप में, बल्कि उस पैसे को क्या कर दिया, ये 1 करोड़ जो आया, इस 1 करोड़ पे आपको डिविडेंड नहीं दे करके कंपनी ने ये 1 करोड़ जो है वो प्रोजेक्ट में लगा दिया, और इस प्रोजेक्ट का इतना अच्छा रिटर्न है कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी को अगले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। कितने का? 2 करोड़. इस 1 करोड़ के लगाने पे। अब मुझे बताइए, प्रोजेक्ट में जो लगाया गया वो भी तो आप ही का है, आप ही तो मालिक हैं, सारा एसेट सारा लायबिलिटी दोनों ही आपका है, तो वो सारा चीज भी तो आप ही का हुआ। अगले साल अगर आपको ये 100 रुपए दे दिए जाते तो आप इसे कहीं लगाते, ज्यादा से ज्यादा कितना रिटर्न लेकर के आते हैं? आजकल तो 10% भी नहीं मिल पाता, एफडी वगैरह करते तो भी 5-6% मिलता। इन्होंने जो लगाया इसके कारण रिटर्न कितना है वो बताइए, 1 करोड़ कितने में बदल गया है? 2 करोड़. 2 करोड़. करोड़ में. इसका मतलब जो है वो 200% का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? Yes sir.
यस सर। पैसे डबल हुए या नहीं हुए? अगर आपके ये Yes, 100 sir. आज नहीं मिले तो ये आपको अगले साल कितना मिला? 200 रुपए पर शेयर। बताइए शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है या नहीं? अच्छा है है। सर। अब इसीलिए ये किया गया क्योंकि शेयर में पैसे लगाने वाला रिक्शा वाला भी हो सकता है और आईएम से ग्रेजुएट बंदा भी हो सकता है, कोई हो सकता है। रिक्शा वाला मैं बोल रहा हूं, इसका सेंस बस इतना ही है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे सिक्योरिटीज मार्केट की समझ नहीं हो, और एक बहुत समझदार बंदा भी हो सकता है। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। पापा के पास जो भी पैसे हैं, दादाजी के पास जो भी पैसे प्रॉपर्टी थे, वो पापा जी के पास आए या नहीं आए? विरासत वाले बोलिए हाँ या ना। आए सर। आज पापा के पास जो भी पैसा है, कल के डेट में वो हमारा होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा हाँ या ना? क्या बोल रहे हैं? होगा। होगा। आज आप पापा को बोलिए कि पापा वो सारा पैसा तो हमारा होगा ही, तो ऐसा कीजिए आप 1 लाख रुपया दे दीजिए, मुझे जो है वो आईफोन लेना है, दोस्तों को पार्टी देना है, मजे करने। देंगे पापा 1 लाख? नहीं देंगे। हो सर। कुछ No, sir. चेंज करके जरूर मिल जाएगा। लाख की जगह लाख जूते शायद पड़ सकते हैं, और शायद निकाला भी जा सकता है घर से। बाद ना लायक क्यों भाई? जो चीज कल भी हमारा होगा वो आज ही क्यों नहीं दे दे रहे हमें सब कुछ? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप में अभी वो समझदारी नहीं है। आपके लिए वो मकान खरीद ले, आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे, सब कुछ आप ही के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको नहीं दे रहे। क्यों? जिस दिन आपकी वो समझदारी हो जाएगी उस दिन आप उसे प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएंगे? यूज कर पाएंगे। बस इसी लॉजिक के साथ सेबी ने उन्हें परमिशन दिया कि जो डायरेक्टर है वो समझदार है, उन्हें पता है कि इस पैसे को कहां लगाया जा सकता है। अभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी अच्छा है, इसलिए हम डिविडेंड का कुछ पैसा क्या कर दे रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि ताकि उन्हें कल के डेट में क्या मिले? प्रॉफिट। अच्छा रिटर्न मिले। लॉजिक ये समझ में आया? क्योंकि अगर ये चीज लॉजिकल नहीं रहता तब तो कोई भी इक्विटी शेयर में क्या करता? इन्वेस्टमेंट नहीं करता। कहता किस बात के रिस्क लूं? जब प्रॉफिट होगा, जब लॉस होगा तब तो मिलना नहीं है, जब प्रॉफिट होगा तो भी नहीं मिलना है, तो भाई मेरे पैसे तो वो गए, वो कब मिलेंगे? तो कहा नहीं, वो सारे पैसे आपके क्या हो रहे? इंक्रीज हो रहे। कंपनी को जितना प्रॉफिट हो रहा है डिविडेंड तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपने जो ये शेयर लिया था कितने रुपए वाला? 10 रुपए वाला, इसकी भी तो कीमत बढ़ते जा रही है। ये 20, 30, 40 ये जो मिल रहा है साल में हर शेयर पे वो तो अलग है, और ये जो आपका कैपिटल का एप्रिसिएशन हो रहा है वो अलग है। और यही तो वजह है कि लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिए, अब आपने पूरा का पूरा जाना है इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिविडेंड एंड वोटिंग। मैंने कहीं अभी कुछ आपको लिखवाया नहीं, कुछ किया नहीं, मैंने 2 चीजों का यूज किया, एक इसका और एक इसका। इसके बेसिस पे मैंने आपको ये समझाया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही दोनों आप भी बना के आइएगा। बोलिए नहीं, ये समझने के लिए था, एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम में हम क्या लिखेंगे? ये वाले पॉइंट। अगर हमसे पूछे जाएंगे शॉर्ट नोट्स में इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट, तो हम क्या करेंगे? ये सब पॉइंट लिखेंगे। मेरे साथ पॉइंट को पढ़िए और बताते जाइए सारे पॉइंट वो क्लियर हो गए या नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर आर मेंबर एंड ओनर ऑफ अ कंपनी। बताइए इस पॉइंट में कोई दिक्कत, दुख दर्द? नो सर। नो सर। इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव्स इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड, इसमें कोई दुख दर्द? No, sir. सर। 1 इक्विटी शेयर इक्वल टू 1 वोट, यानी इक्विटी शेयर होल्डर हैज वोटिंग पावर, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. सर। नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। क्या रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है? 10%, 20%, 30% या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। Unlimited. अनलिमिटेड है। तो रिटर्न अनलिमिटेड हुआ या नहीं? यस Yes, सर। sir. रिस्क अनलिमिटेड हुआ या नहीं? Yes, sir. यस सर। और एक और जो हमने लास्ट बात की है वो देखिए, वो पॉइंट इसमें है या नहीं? है In सर। case of profit, they cannot compel the company to pay dividend. सारे के सारे शेयर होल्डर मिलकर के भी यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके भी कंपेल नहीं कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट हुआ जो क्या करना है आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन ये दोनों हमेशा समझने में काम आएगा और इसका हम लोग यूज करेंगे। अभी एक चीज सिर्फ आपको नहीं बताया है इसमें क्लैरिटी से, वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग
इक्विटी शेयर, इसका एग्जैक्ट सेंस क्या है? और आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग किसी टॉपिक को पढ़ेंगे उसी समय उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिराइव करेंगे, क्योंकि लास्ट में मुझे भी नहीं पता होगा कहां कहां से न्यूमेरिकल आएंगे। लेकिन एक छोटी चीज से देखिएगा, इससे कैसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, कितना मजेदार यहाँ पे न्यूमेरिकल बनता है, और हम लोग बना भी देते हैं एग्जाम में। तो पहले ये कर लीजिए, तब इसके इस एस्पेक्ट को बस करेंगे कि आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर का क्या मतलब है और कैसे इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो आपको लिखना कहां से है, ये आपने कॉपी कर लिया था? Yes, sir. Yes, sir. आपको कॉपी करना है ये, आपको कॉपी करना है ये, और आपको कॉपी करना है ये, और उसके बाद मुझे बताते जाएंगे एक एक स्लाइड कॉपी करके, मैं स्लाइड बदलता जाऊंगा। क्लियर है बात? Yes, sir. कीजिए कॉपी फटाक से और बताइए मुझे। Sir, done. नेक्स्ट स्लाइड, सबका डन है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चेंज हुआ स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. डन करें। सर 2 मिनट पहले नहीं बोलना है एक बारी। क्या बैक करूं? हाँ जी सर। ठीक है, डन करें और बताएं। सर कर लिया, नेक्स्ट कर दो। ओके,
Done. Sir, done. Done, sir. सबका डन है? So, आइए नेक्स्ट पे। No, sir, just wait for a second. ओके ओके, कीजिए, बताएं। Now you can change the slide. Sir, please change the slide. लिख लीजिए, उसके बाद पूछिएगा। कुछ पूछना है या नेक्स्ट करना है? Sir, next कर दीजिए. Sir, next slide. Done. बाकी लोग भी डन करें और बताएं। No, sir. done, sir. सर एक बार बैक कर देना वो हो गया? बढ़े आगे, करें बात। सर 1 मिनट। सर ये सुनिए, सर वो आप कह रहे थे कि आप बुक भी देंगे, सर वो प्रिंट करानी होगी ना तो थोड़ी वॉइस आपकी लो आ रही, थोड़ा तेज बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। सर मैं कह रहा था, आप कह रहे थे ना कि आप बुक भी देंगे। क्या दूंगा? बुक सर, बुक। सर बुक कह रहे थे ना, आपके बुक भी दोगे? हाँ, जब आपका ये टॉपिक खत्म होगा तो मिलेगा। बुक में आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलते जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, और जब पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको जो है वो बुक भी मिलेगा। बुक का मतलब है जिसमें इंडेक्स, पेज नंबर सारे दिए रहते, वो भी मिलेगा। और अभी क्या मिलेगा, क्योंकि सारा बुक दे दूंगा तो उसमें कुछ चीजें दी हुई कि अगर वो आपके पास पहले रहेगा और मैं पढ़ाऊंगा तो फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि मुझे पूछना है, आप में चीजों को डेवलप करना है। तो आपके पास बुक पहुंचेगा, सही समय पे बुक पहुंचेगा, वो बिल्कुल लास्ट में। और हर चैप्टर का नोट्स आप तक पहुंचता जाएगा, वही एक साथ कंपाइल होकर के बुक बन जाता है।
लेकिन वो जब एक यूनिट जैसा खत्म होता है, जैसे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जब ये खत्म होगा तो आपको वो मिलेगा। तब तक आप किसको रिवाइज करेंगे? जो अभी आप लिख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ओके सर। यस सर। यस सर। चलिए अब जरा आते हैं इस चीज पे, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। ये जरा समझते हैं ये क्या है और इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से जरा समझिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से चलते हैं जरा। मुझे एक चीज बताइए, कंपनी अपने पूरे के पूरे लाइफ में क्या एक ही बार शेयर इशू कर सकती है? नो सर। नो सर। No, sir. नहीं। जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तब तक वो मार्केट में आएंगे। किस मार्केट में आएंगे? प्राइमरी। प्राइमरी मार्केट में। तो कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, कंपनी शेयर इशू की, तो कंपनी मल्टीपल टाइम शेयर इशू करेगी। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बायबैक, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था आपको कि जब कंपनी अपने ही शेयर वापस ले लेती है तो ये क्या कहलाता है? बायबैक। मैं अभी आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि बायबैक क्यों करते हैं, क्या वजह है करने का, करेंगे वो सब बात। फिलहाल बस हम इतना कह रहे हैं कि कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो वो इशू करना कहलाएगा, बहुत बार कर सकती है। कंपनी उसी तरह से अपने इशू किए गए शेयर को वापस भी ले सकती है। इशू करते वक्त भी जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करके करेगी, और बायबैक भी जब करेगी तो क्या करेगी? रूल रेगुलेशन को फॉलो करके करेगी। जब भी हम वर्ड बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, तो ये आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर वर्ड जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है एज ऑन डेट। एज ऑन डेट आपका नेट शेयर क्या है? वो कहलाता है आपका आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। और नेट शेयर का मतलब होता है टोटल शेयर issued by the company minus total share bought back by the company। और ये मैंने क्या बोला? एज ऑन डेट। इसका मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ऑफ, मान लीजिए कोई कंपनी AB लिमिटेड ऑन इसका मतलब क्या हुआ? क्या डेट मैंने बोला? 1 मई 2023। 23। आपको क्या करना है? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेकर के किस डेट तक? 1 मई 2023 तक टोटल शेयर जो कंपनी ने क्या किया है? इशू किया है। क्या आप वो नहीं निकाल सकते? दिया हुआ रहेगा। कभी कंपनी हो सकती है 1 लाख शेयर इशू की होगी, फिर 2 लाख की होगी, फिर 3 लाख की होगी, या 5 लाख कर लीजिए, और उसमें से माइनस क्या कर दीजिए? बायबैक। टोटल बायबैक अभी तक जो हुआ होगा। हो सकता है ये 0 भी हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं? यस सर। हो सकता है ये जो है वो 3 लाख भी हो सकता है, पॉसिबल। तो ये कुछ भी होगा, ये कहलाया आपका आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो इशूड शेयर और आउटस्टैंडिंग में डिफरेंस है या नहीं? है सर, डिफरेंस है। Yes, और sir। इस डिफरेंस के कारण अगर नहीं आप समझते हैं तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो सकता है आपके जो है वो क्वेश्चन का, क्योंकि आपसे वो डिविडेंड पूछेंगे और क्या करेंगे आपको पता है? आपको पूरा का पूरा जो है वो डेटा दे देंगे कि एक कंपनी ने इसी समय में इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट क्या किए? इशू किए। मतलब ये इक्विटी शेयर इतने इशू किए, कंपनी का आप डिविडेंड कैलकुलेट कीजिए। तो डिविडेंड के लिए आपको ये तो पता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट तो वो दे देंगे आपको क्वेश्चन में कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 1 करोड़ है। लेकिन आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर निकलेगा तभी तो आंसर निकलेगा। आपको उन्होंने इशूड भी दे दिया और बायबैक भी दे दिया, दोनों दे दिया डेट वाइज। अगर ऐसा उन्होंने दे दिया
और आप इशूड को सिर्फ क्या करते हैं, ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, तो मुझे बताइए डिविडेंड सही निकलेगा या गलत? गलत। गलत निकलेगा। यही अगर आप उसमें दोनों के एस्पेक्ट को करते तभी वो जाकर के क्या निकलेगा, सही निकलेगा। सही निकलेगा। इसका मतलब आपको नहीं लगता यहाँ पे जो है वो बड़े शानदार क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बहुत Yes, टेढ़े sir. मेढ़े तरह के बन सकते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया है? नो सर, नो सर। इसको कॉपी कीजिए, फिर बताता हूँ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन किस किस तरह से होंगे। कम से कम इतना आपका ये लिखा है, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर एज ऑन डेट निकलता है और वो नेट शेयर कहलाता है, यानी कि नेट रिजल्ट कहलाता है। और ये नेट रिजल्ट किसका है, उस दिन तक जितने भी शेयर इशू हुए उसका, और उस दिन तक जितने भी शेयर जो है वो वापस लिए गए उसका ये नेट इफेक्ट होता है। और अभी इसमें मैं आपको कुछ हिंट देता हूं, तब आपको खुद लगेगा कि अरे इसमें तो बहुत सारा खेल हो सकता है, बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर भी आपसे पूछ सकते हैं, डिविडेंड भी पूछ सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूं तो मैं आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि ये पूछने से आप शायद अलर्ट हो जाएंगे और आप ये निकाल देंगे। लेकिन मैं सिर्फ डिविडेंड आपसे बोलूंगा कैलकुलेट करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन दे करके। और वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन हुआ कि एक कंपनी मैंने कोई लिया, लिख दे दिया एबी लिमिटेड। उस एबी लिमिटेड के जो है वो अलग अलग डेट को मैंने दे दिया शेयर इशू, और अलग अलग डेट को शेयर बायबैक, और तब मैं आपको अलग अलग डेट पे उनका प्रॉफिट दूंगा और अलग अलग डेट पे उनका डिविडेंड निकलवाऊंगा। लग रहा है कि थोड़ा ट्विस्ट होने वाला है, वो बहुत शानदार सा ट्विस्ट रहेगा। ये कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमें इस पे बनाना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले, और उसके बाद हम आएंगे अपने इस प्योर इंस्ट्रूमेंट का जो आपने देखा, दो सेगमेंट, कौन कौन सा, शेयर्स और डिवेंचर। हमने शुरू क्या किया, शेयर, उसमें हमने क्या किया, इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर में कौन सा पोर्शन कर लिया, इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग। सिर्फ इसमें हमें एक क्या क्वेश्चन करना है, न्यूमेरिकल की मैं क्या करवाऊंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस। और अब इसके बाद हमें जानना रहेगा इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग। क्या है ये डीवीआर, कौन सी कंपनी ये कर सकती है, ये किस बला का नाम है, ये किया क्यों जाता है। अभी हमने जो देखा कि इक्विटी शेयर में एक शेयर पे एक वोट मिलता है, तो ऐसे केस में तो अगर सारे के सारे पब्लिक वोट करने लगे या हम पब्लिक में जाकर के ज्यादा शेयर परचेज कर लें, तो आपको नहीं लगता है कि आप ही कंपनी के ओनर हो जाएंगे। जरा सोचिए, हमारे एग्जांपल में कितने प्रमोटर के पास थे शेयर, 1000 में कितना प्रमोटर के पास था, याद है एग्जांपल? 200, और मार्केट में कितना था, 800. अगर मुझे बताइए यहाँ पे 200, अगर मैं यहाँ जाकर के 201 शेयर ले लिया, तो अब बताइए, अब अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की जगह आप रूल करेंगे, आपके कारण Yes, sir. एसआर और ओआर कंट्रोल होगा या नहीं होगा, Yes, sir. कंपनी के मालिक आप हो गए या नहीं हो गए। Yes, sir. अब Yes. उन्होंने कंपनी को बनाया, उनको कुछ बचाने का राइट है, अपना इस राइट को टेक ओवर वगैरह को रोकने का कुछ जो है वो मौका मिलेगा। तो यही बेसिकली गुत्थी हमें सुलझानी है कि डीवीआर क्या है, क्यों इशू करते हैं, किस तरह से ये टेक ओवर को प्रिवेंट करता है, क्या क्या इसमें चैलेंजेस है, कितने तक कर सकते हैं, और तब हम लोग आएंगे प्रेफरेंशियल शेयर्स पे। तो ये सारा कुछ हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब आपके पास ज्यादा वर्क है करने के लिए। मैंने एक जो होमवर्क दिया था वो तो आप करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा जो भी जितने भी चीज मैंने पढ़ा है, प्लीज सारे चीज को एकदम अच्छे से क्या कर लेंगे आप, सारे चीज एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद कहीं कोई दिक्कत लगे तो फिर मैं हूं ही, फिर बात करते हैं। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच।